वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन का क्रैश कोर्स महाराष्ट्र सीईटी की एग्जामिनेशन आपके लिए जब आएगी तब उस समय ये क्रैश कोर्स काफी मददगार साबित होगा। इवन मैं कहता हूं कि ये बोर्ड के रिवीजन में भी आपको हेल्प करेगा। इस क्रैश कोर्स को अटेंड करने से पहले या इसके लेक्चर्स देखने से पहले मैं चाहूंगा कि आपके पास में आपकी 12th क्लास की टेक्स्ट बुक होना चाहिए। और इस क्रैश कोर्स को अटेंड करने से पहले, इसके लेक्चर्स को आगे देखने से पहले मेरी एक आपसे अपेक्षा है कि आप उस टॉपिक की थ्योरी को जानते हो, तब जाकर आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आने की संभावना बढ़ जाती है। फिर भी अगर किसी बच्चे ने अभी तक पढ़ाई नहीं की है या उसने डिस्कशन बहुत ज्यादा हार्डवर्क नहीं किया हुआ है, तो भी हम मोटे मोटे तौर पर वो चीजें जरूर डिस्कस करेंगे जिनसे कि आपके वो कंसेप्ट सारे कवर अप हो जाए, जिससे महाराष्ट्र सीईटी में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन टॉपिक। देखिए यहां पर इस पार्ट को शुरू करने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर वेव थ्योरी ऑफ लाइट से कंसर्न वाला पार्ट देख चुके हैं, जहां पर पिछले लेक्चर में आपने और हमने चर्चा की थी कि लाइट क्या होता है, लाइट कितने फॉर्मेट में या कितनी तरह से लाइट को समझाया जाता है, लाइट कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। यह बात आपने और हमने पहले डिस्कस की कि 4 तरह की थ्योरी लाइट के बिहेवियर को समझाने के लिए प्रपोज की गई थी। और उसके बाद हम ये सेकंड पार्ट को जहां डील कर रहे हैं कि लाइट की एक प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस, उसकी एक और प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन, जो ना तो सिर्फ लाइट की प्रॉपर्टी है, यह लाइट के साथ साथ किसी भी वेव की प्रॉपर्टी है। अगर कोई वेव है तो वो इंटरफेरेंस शो करेगा। तो आइए चलते हैं, समझते हैं। पुराने कंसेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन इसी टॉपिक में पूछा गया था 2008 महाराष्ट्र सीईटी में कि मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या होता है। तो भाई जिस लाइट का सिंगल कलर होता है या सेम वेवलेंथ होती है उसे मोनोक्रोमेटिक लाइट कहा जाता है। अब हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को आप इस एग्जांपल से समझिए स्टूडेंट। एक पत्थर को आपने पानी में डाला, तो पानी में पत्थर गिरने के बाद पानी में लहरें बनती है, ये ऊपर और नीचे इस तरह का फॉर्मेट हो रहा होता है। तो आप क्या करते हैं, आप एक पत्थर डालते हैं, वापस एक दूसरा पत्थर डालते हैं, 2 पत्थरों के कारण वापस से कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, कुछ ऊपर लहरें कुछ नीचे लहरें। तो ये इंटरफेरेंस का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर 2 सोर्सेस से आने वाली वेव, या हो सकता है 2 से ज्यादा आने वाली वेव जब एक पॉइंट पर मिलती है तो मिलकर डिस्टर्बेंस कैसा प्रोड्यूस करती है, इसे इंटरफेरेंस से बताया जाता है। मतलब इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि किसी एक पॉइंट पर 2 या 2 से ज्यादा सोर्सेस से आने वाली नेट वेव्स का जो नेट इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट को इंटरफेरेंस कहा जाता है। इंटरफेरेंस में हम ये समझते हैं कि इंटरफेरेंस में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कहीं जगह पर ब्राइटनेस होती है, कहीं जगह पर डार्कनेस पाई जाती है। ब्राइटनेस मतलब चमकीलापन और डार्कनेस मतलब कलरफुल पैटर्न में डार्क पॉइंट ऑब्जर्व किए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव प्रिंसिपल जो कि हम पहले पढ़ चुके थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हमने देखा था। 2 वेव्स आपके पास अगर अवेलेबल हो, पहली वेव आपके पास में y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी अल्फा 1, y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। तो दोनों वेव के सुपरपोजिशन से जो बनने वाला रिजल्टेंट है वो ये दिया जाता है। और इस रिजल्टेंट के डिफरेंट केस देखे जाते हैं। जैसे देखिए यहां पर एक सोर्स S1 है, दूसरा सोर्स S2 है। दोनों ने क्या किया, दोनों ने डिस्टर्बेंस इफेक्ट प्रोड्यूस किए। तो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करने पर कलरफुल पैटर्न मिलता है, जहां पर कलरफुल पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है। और यह पैटर्न समझा जा सकता है बोर्ड पर। चलिए 1 मिनट के अंदर हम इस बात को समझते हैं कि किस तरह से पैटर्न ऑब्जर्व किया जा रहा है। देखिए स्टूडेंट यहां पर हुआ क्या, मान लीजिए कोई पॉइंट P है, कोई सोर्स है S1, दूसरा सोर्स है S2। पॉइंट P पर दोनों सोर्सेस से लाइट रेज पहुंचती है या वेव्स पहुंचती है। मान लीजिए 1, 2 और 3 साइकिल पहुंचते हैं। 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल और ये 4 साइकिल पहुंचते हैं। तो आप ऑब्वियस कह सकते हैं कि पॉइंट P पर यहां से आने वाली वेव y1, यहां से आने वाली वेव y2 है। तो नेट इफेक्ट कैसे निकाला जाएगा, तो नेट इफेक्ट निकाला जाएगा y1 प्लस y2। मैक्सिमम केसेस में y1 को इक्वेशन लिया जाता है a1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, y2 को लिया जाता है a2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पर ओमेगा टी प्लस अल्फा 2 माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, मतलब दिस टर्म माइनस दिस टर्म जो आप देख रहे हैं, ओमेगा टी प्लस अल्फा 2 माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1। तो ये जो टर्म आपको दिख रहा है स्टूडेंट अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, इसी को फेज डिफरेंस कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। अब ये फेज डिफरेंस है, a1 a2 इसके एम्पलीट्यूड अवेलेबल है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो इन दोनों का इस पॉइंट पे नेट इफेक्ट जो आता है, इस नेट इफेक्ट को जब सॉल्व किया जाता है तो ये एक्सप्रेशन आपको लर्न करना है।
ये एक्सप्रेशन आता है √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर ट्वाइस a1 a2 cos α1 माइनस α2, और रिजल्टेंट एंगल जो दिया जाता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये रहा, रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन जो दिया जाता है y नेट, इससे दिया जाता है r sin ओमेगा t प्लस डेल। अब देखिए यहां पर r तो हम निकाल चुके हैं, r के बारे में हमने बात कर ली है। अब डेल के बारे में बात करें तो tan डेल क्या होता है, तो tan डेल होता है आपके पास में a2 sin α2 प्लस a1 sin α1, a1 cos α2 प्लस a2 cos α2, a1 cos α1, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए इसमें एक स्पेशल केस की बात समझिएगा, अगर α1 की वैल्यू 0 हो और α2 की वैल्यू आपके पास में अल्फा हो तो इसे क्या लिखा जा सकता है? देखिए ये r स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर ट्वाइस a1 a2 cos α1 0 माइनस cos α2 माइनस cos α है, तो रिजल्टेंट को कुछ मॉडिफाई करके इस तरह से लिखा जा सकता है, जैसे कह सकते हैं आप a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos अल्फा। बच्चों tan डेल का वैल्यू जो निकाला जा सकता है, दैट tan डेल इज गिवन एज a2 sin अल्फा, a1 sin अल्फा1 तो अल्फा1 0 है, तो a1 प्लस a2 cos अल्फा, कुछ ऐसे इस तरह से लिखा जा सकता है। tan डेल की वैल्यू आपके पास में इस तरह से निकल कर आती है। क्वेश्चन महाराष्ट्र सीटी में जो पूछे जाते हैं वो इस तरह से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए कि टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस कितने तरह का होता है और उसकी कंडीशन क्या होती है। तो टाइप ऑफ इंटरफेरेंस निकालना हो आपको तो देखिए दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं। एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इस तरह से होता है जहां पर डार्क बैंड ऑब्टेन होते हैं। जब डार्क बैंड ऑब्टेन होते हैं तो इसे डिस्ट्रक्टिव कहा जाता है, और अगर ब्राइट बैंड ऑब्टेन होते हैं तो उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। और ये सारी कहानी कि कब डार्क मिलेगा और कब ब्राइट मिलेगा ये इस पाथ पर डिपेंड करती है। आप देखिए इस रास्ते को देखिए, ये S2P और ये S1P है, दोनों में से बड़ा कौन सा रास्ता है? तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं S2P और S1P में से S2P बड़ा है और S1P छोटा है। तो ये पाथ कितना है? तो देखिए S2P माइनस S1P आपके पास मौजूद है। अब ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का पैटर्न समझो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब मान लीजिए पहली वेव है आपके पास में, और मान लीजिए कोई दूसरी वेव है, और दूसरी वेव कुछ इस तरह से अवेलेबल वेव है। तो अगर एक वेव का क्रस्ट और दूसरे वेव का क्रस्ट मिलता है, दूसरे का ट्रफ और दूसरे का ट्रफ मिलता है, मान लो ये +2 और मान लो ये +2 है या +3 है, तो टोटल का रिजल्टेंट जो मिलेगा +2 + +3 +5 -5 +5 और -5। तो देखो जब क्रस्ट से क्रस्ट मिलता है और ट्रफ से ट्रफ मिलता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ता है। लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आप नोटिस करना, मान लीजिए ये +2 है, मान लीजिए ये -2 है, फिर से बात करते हैं +2 और ये -2 आपके पास में। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक का क्रस्ट, एक का ट्रफ, एक का क्रस्ट और एक का ट्रफ। ये देखिए क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये ट्रफ है और ये आपके पास में क्रस्ट अवेलेबल है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये मान लीजिए 3 है, +3 है, -3 है, +3 है, तो -3 +2 आपके पास में -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 और ये आपके पास में +1 निकल कर आता है। कंडीशन कुछ और भी है, सिर्फ यही कंडीशन नहीं है। कंडीशन ऐसी है, हमने इससे पहले चैप्टर में सीखा था कि जब ये यहां से यहां तक साइकिल कंप्लीट होता है तो उसे लैम्डा कहा जाता है, जिसे हम वेवलेंथ कहते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन वन साइकिल, वन साइकिल में जो डिस्टेंस कवर होता है उसे वेवलेंथ कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहां पर एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो लैम्डा कह सकता हूं, दूसरा हुआ तो 2 लैम्डा, तीसरा हुआ तो 3 लैम्डा, चौथा हुआ तो 4 लैम्डा। लैम्डा 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 3 लैम्डा, ये 3 लैम्डा और ये आपके पास में 4 लैम्डा है। तो देखो पाथ डिफरेंस इस केस में कितना आ रहा है, तो डेल्टा एक्स आपके पास में आ रहा है 4 लैम्डा -3 लैम्डा, मतलब ये लैम्डा आता है। तो देखो लैम्डा जब आ रहा है तो ट्रफ से ट्रफ मिल रहा है, क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहा है, ट्रफ से ट्रफ मिल रहा है, क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहा है, मतलब क्या कौन सा इंटरफेरेंस हुआ? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने पर इंटरफेरेंस पैटर्न में इंटेंसिटी बढ़ती हुई आपको मिली है। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं मोटे मोटे तौर पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कंडीशन होती है डेल्टा एक्स इक्वल टू n लैम्डा, या इसे ऐसा भी लिखा जाता है कई किताबों में n के प्लेस पे इसे 2n λ/2 लिखा जाता है। अच्छा n लैम्डा मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बोलते हैं, और 2n लैम्डा मतलब इवन मल्टीपल ऑफ λ/2। तो ये कई बार महाराष्ट्र सीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ना सिर्फ ये पूछा गया, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछा गया है स्टूडेंट। आइए थोड़ी सी बात और समझते हैं। डेल्टा एक्स इक्वल टू n लैम्डा पर अगर मान लीजिए डिस्ट्रक्टिव जब होता है तो ये देखा गया कि डिस्ट्रक्टिव के केस में ये हो डिफरेंस होता है 2n - 1 λ/2 और 2n + 1 λ/2, इसे इस तरह से बताया जाता है। ये पाथ डिफरेंस की कंडीशन आपके पास में निकल कर आती है। यहां ये फॉर्मूला अप्लाई करते समय जब आप यूज करते हैं तो आपको n की वैल्यू 1 से पुटअप करना है, 1 2 3,
आगे बढ़कर यहां n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से वैल्यूज को आगे पुटअप करते हुए जाना है स्टूडेंट्स। ये होने के बाद में एक टर्म और होता है जो हम यूजफुल टर्म यहां पर यूज करते हैं, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन देखिएगा स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट यहां पर बात समझना, मैंने आपसे कहा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस क्या कहा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव के लिए दो कंडीशन, 2n - 1 लैम्डा बाई 2, या हम कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n + 1 लैम्डा बाई 2। ये बात ध्यान रखना। अब हमेशा पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का, फेज डिफरेंस का हम रिलेशन जानते हैं, फेज डिफरेंस को दिया जाता है 2π बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो इस केस में फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी आती है, 2π बाय लैम्डा इनटू n लैम्डा, n लैम्डा से लैम्डा कैंसिल। ये क्वेश्चन भी सीटी में आ चुका है। 2π मल्टीप्लाई बाय l जिसे डेल्टा फाई कहा जाता है। n की वैल्यू 1 रखो 2π, 2 रखो 4π, 3 रखो 6π। नाउ फेज डिफरेंस निकालना है 2π बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो देखो पाथ फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बोला जाता है इसे, 2n मल्टीप्लाई बाय पाई, इसे कई बार ऐसा भी बोला जाता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई। यहां पर हम लिख सकते हैं 2π बाय लैम्डा, दो तरह के एक्सप्रेशन है, एक है 2n - 1 लैम्डा बाय 2, या फिर हम लिख सकते हैं 2π बाय लैम्डा 2n + 1 लैम्डा बाय 2। तो फेज डिफरेंस का एक्सप्रेशन कितना आता है, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो 2n - 1 पाई, या इसे ऐसा भी लिखा जाता है 2n + 1 पाई। ये इस तरह से कैंसिलेशन होता है। तो यहां पर n की वैल्यू जब रखोगे, ये एक्सप्रेशन कब यूज करोगे, ये एक्सप्रेशन तब यूज करोगे जब n की वैल्यू कितनी आ जाए, जब n की वैल्यू आपके पास में 1 से शुरू करोगे तो ये एक्सप्रेशन आपको यूज करना है, और ये आप 0 से भी शुरू कर सकते हैं। अब देखो n की वैल्यू 1 रखोगे तो फाई कितना आएगा आपके पास में, पाई, 3π, 5π, 7π, या n की वैल्यू 0 रखो तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, पाई, 3π, 5π, 7π। कुछ इस तरह से n की वैल्यूज रखने पर आंसर्स निकल के आते हैं। देखिए पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस कंडीशन निकालने के बाद मैं कुछ ट्रिक्स आपको देना चाहूंगा, जिन ट्रिक्स की मदद से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए बात ऐसी है कि जब भी आप बात करें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की, तो आप देखिए ध्यान रखिए a1² + a2² ट्वाइस a1 × cos थीटा होता है। अब मैं इसे अल्फा कह रहा हूं, जबकि मैंने α1 0 लिया और α2 आपके पास में अल्फा लिया है। अल्फा की 0 वैल्यू, cos 0 की +1 वैल्यू, और cos 0 की +1 वैल्यू मतलब जिसे हम मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट की वैल्यू आपके पास निकल कर आती है a1² a2² ट्वाइस a1 × cos अल्फा। cos 0 +1 होता है, तो rmax का स्क्वायर जो आता है आपके पास में सीधा सीधा a1 + a2 का स्क्वायर निकल कर आता है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जब भी कहा जाए तो आपको a1 + a2 लिखना है। अल्फा 90 डिग्री हो, अल्फा 90 हो तो cos अल्फा cos 90 हो जाएगा, cos 90 मतलब ये टर्म 0 हो जाएगा, r आपके पास निकल कर आ जाएगा √a1² + a2²। और अल्फा जब 180 डिग्री हो, अल्फा 180 डिग्री हो तो cos 180 की वैल्यू कितनी आती है, तो cos 180 की वैल्यू आपके पास में -1 निकल कर आती है, जैसे -1 को मिनिमम वैल्यू कहा जाता है। a1² + a2² ट्वाइस a1 × cos 180, cos 180 -1, तो r मिनिमम की वैल्यू को आप लिख सकते हैं a1 - a2 का होल स्क्वायर। सो r मिनिमम दैट विल बिकम a1 - a2। तो तीन तरह के रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपके पास निकल कर आए। मैक्सिमम जब भी होगा तो a1 + a2 आएंगे, 90 डिग्री होगा तो √a1² + √a2² आएंगे, और जब 180 डिग्री होगा तो mod a1 - mod a2 निकल कर आएंगे। अब देखिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये एक टर्म साथ साथ में ये बात भी ध्यान रखिएगा, इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। भाई एम्पलीट्यूड तो पूछता है साथ साथ वो इंटेंसिटी के बारे में भी आपसे पूछता है। क्या पूछता है बच्चों, क्वेश्चन कैसा फ्रेम करता है, वो इंटेंसिटी पूछता है आपसे उठा के, कि इंटेंसिटी कैसी होगी। तो इंटेंसिटी हम जानते हैं कि जब भी इंटेंसिटी की बात की जाए तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है। तो r² को आप डायरेक्टली लिख पाएंगे IR, तो r² KIR इसे लिख सकते हैं आप। a1² को क्या लिख सकते हैं, KI1, a2² को आप लिख सकते हैं KI2, है ना। इसी तरह से आप a1 को क्या लिख पाएंगे, √I1, a2 को क्या लिख पाएंगे, √I2, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो देखिए ध्यान से, यहां पे जैसे आपने लिखा r² = a1² a2² ट्वाइस a1 × cos अल्फा, थोड़ा समझने पे ध्यान देना स्टूडेंट्स। यहां पर आ जाएगा KIR² KI1
के आई टू अंडर रूट के अंडर रूट आई वन अंडर रूट के अंडर रूट आई टू कॉस अल्फा। अब यहां पर क्या हुआ, तो आई आर को सीधा लिखा जा सकता है आई आर आई वन प्लस आई टू। अच्छा रूट के हो जाता है सिंपली आपके पास में, हर जगह से के कॉमन निकला है ना, तो मैं यहां से भी के कॉमन निकाल लेता हूं, अंदर बचता क्या है आई वन प्लस आई टू टू अंडर रूट आई वन अंडर रूट आई टू कॉस अल्फा। इसे ऐसा लिखा जा सकता है। कैसे क्या कैंसिल हुआ, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आपके पास ये आ चुका है। देखिए वापस यहां पर आपके पास में डिफरेंट केसेस अल्फा के बेसिस पर निकाले जाते हैं। तो अल्फा के बेसिस पे केसेस क्या क्या है, अल्फा 0 तो cos 0 प्लस 1। अच्छा cos 0 प्लस 1 मतलब मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। तो जब भी मैक्सिमम इंटेंसिटी बोला जाए तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब ब्राइट भी समझा जाता है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का मीनिंग क्या निकलेगा, ध्यान रखिएगा, इसे लिखा जाएगा रूट आई वन स्क्वायर रूट आई टू स्क्वायर ट्वाइस रूट आई वन रूट आई टू, cos 0 प्लस 1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी को लिखा जा सकता है अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर, दिस विल बी द मैक्सिमम इंटेंसिटी। अच्छा वैसे ही जैसे आप अल्फा की वैल्यू 180 पुटअप करोगे तो 180 पुटअप करने पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी के प्लेस पे मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी और वो आएगी अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर। देखो क्वेश्चन सबसे ज्यादा कहां से पूछे गए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे गए। कौन से सेगमेंट से, ये वाले सेगमेंट से जो बता रहा हूं मैं आपको। मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी के रीजन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। रूट आई वन आई टू रूट आई वन माइनस रूट आई टू दोनों का स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम क्या कह सकते हैं, रूट आई वन प्लस आई टू इन दोनों का स्क्वायर। अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड के बारे में बात करो, आर मैक्स अपॉन आर मिन, इसे लिखा जाता है मॉड ए वन प्लस ए टू अपॉन मॉड ए वन माइनस ए टू, ठीक है। अभी हम लोगों ने सीखा क्या, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है। तो भाई इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस रिलेशन से आप और हम यहां पर क्या सीख सकते हैं, देखो कई बार आपको वो क्या करता है क्वेश्चन का, देखो क्वेश्चन पहचानना सिखा रहा हूं। कई बार आपको क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करेगा कि आपसे कहेगा कि आपको इंटेंसिटी का रेशो दे रखा है, इंटेंसिटी का रेशो दे रखा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशो दे रखा है, ठीक है। कई बार वो देगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले तरह का क्वेश्चन आपको आई मैक्स और आई मिनिमम देगा और आपसे क्या पूछेगा कि बताओ आई वन और आई टू का रेशियो क्या होगा, टाइप नंबर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन समझना, आपको आई वन और आई टू देगा, है ना, ये गिवन होगा और आपसे क्या पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो कितना होगा। तीसरा क्या देगा, तीसरा क्वेश्चन देगा आपको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी देगा, उससे आपको एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछ लेगा कि एम्पलीट्यूड का रेशियो कितना होगा, ठीक है। चौथा आपको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी देगा और आपसे क्या पूछ लेगा कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो बताओ कितना होगा। ये सारी बातें हम क्वेश्चन के माध्यम से समझना शुरू करेंगे और स्क्रीन पे चलते हैं और क्वेश्चन की मदद से समझना शुरू करते हैं क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हुए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हुए इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इंटरफेरेंस पैटर्न बात कर लिया, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं अभी बोर्ड पर डिस्कस कर चुका हूं। इवन मल्टीपल, पाई मल्टीपल, ऑड, ये कंडीशन आपको पढ़नी है, इस बात को ध्यान से पढ़िएगा तसल्ली से। इंटरफेरेंस पैटर्न कंडीशन, ये वाली बात मैं आपसे आखिरी में जाते जाते समय डिस्कस करूंगा कि कई बार आपसे पूछा जाता है स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा प्रोड्यूस होता है। ये बात जो मैं शेयर कर रहा हूं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप जरूर पढ़िएगा। मैं भी क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट क्लियर करता हूं और उसके बाद फिर हम बात करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स इज गिवन एज 4:3, देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी आपको निकालना है। आपको एम्पलीट्यूड का रेशियो गिवन है और मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल के बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखो क्वेश्चन 2002 में क्या है, टू वेव्स आर नॉट कोहेरेंट देन इट इज ऑब्टेन्ड बाय, देन इट ऑब्टेन्ड। भाई अगर दो वेव कोहेरेंट वेव ना हो तो इंटरफेरेंस पैटर्न किस तरह का ऑब्टेन्ड होता है, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो बच्चों ध्यान रखना, इंटरफेरेंस पैटर्न कोहेरेंट होने का मतलब पहले समझा देता हूं। मैंने जब आपको स्टार्टिंग में जो दो वेव्स की इक्वेशन मानी, तो देखो दोनों इक्वेशन में मैंने क्या लिया था, नोट डाउन करो और कॉपी में चेक करो। आपके पास था y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 और y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। मतलब a1 a2 एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं पर ओमेगा ओमेगा सेम है और अल्फा 1 अल्फा 2 आपके पास में
फिक्स वैल्यू है। तो भाई कोहेरेंट सोर्स का मतलब ऐसा सोर्स जिसमें एम्पलीट्यूड अलग हो सकता है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, फेज डिफरेंस या तो जीरो होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, तब हम कहते हैं इसे कोहेरेंट सोर्स कहा जाता है। अच्छा, कोहेरेंट सोर्स अगर नहीं होता है तो क्या होता है? कोहेरेंट सोर्स के ना होने पर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न की तो बात छोड़ ही दीजिए। जो यहां पर स्टेडी का मतलब होता है बनने वाले अल्टरनेट ब्राइट और डार्क, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा अगर फिक्स्ड होती है तो उसे स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, यह बात भी ठीक नहीं है, इंटरफेरेंस तो होगा। डिमिनिश होगा मतलब छोटा इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन होगा, ऐसा नहीं होता। डिफ्यूज्ड होगा मतलब पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा समय के साथ बदलते रहेंगे, यह जरूर हो सकता है। नॉन कोहेरेंट सोर्सेस के साथ में इंटरफेरेंस तो होता है लेकिन पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा लगातार समय के साथ बदल रहा होता है, बात ध्यान रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बोर्ड पर समझते हैं और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को वर्कआउट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहां पर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। आप जानते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी को इस तरह से लिखा जा सकता है √I1 √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अभी आपके सामने बता चुका था मैं, आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है मॉड A1 प्लस A2 डिवाइड बाय मॉड A1 माइनस A2। ठीक है, फिर हमने ये भी सीखा था स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है। नाउ स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है। इस रिलेशन से आपने और हमने पहले भी सीखा था और अभी एक बार फिर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि भाई आप चाहें तो इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन को एम्पलीट्यूड के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बात ना भूलें। जैसे ये इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन अगर है तो इस इंटेंसिटी को एक्सप्रेशन को हम ऐसा भी लिख सकते थे, आर मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन आर मिनिमम का स्क्वायर, ऐसा भी लिखा जा सकता है। या अगर मान लीजिए आर मैक्सिमम स्क्वायर और आर मिनिमम स्क्वायर लिख दिया जाए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए, तो ये एक्सप्रेशन आई मैक्स अपॉन आई मिन का रेशियो भी आ सकता है। ठीक है, तो आई मैक्स अपॉन आई मिन इसे ऐसा लिख पाएंगे आप, आपको A1 बाय A2 दे रखा है, तो A1 बाय A2 चाहिए मतलब A2 बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर बचता है A1 बाय A2 प्लस 1, A1 बाहर निकला, A1 बाय A2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, A1 A2 कैंसिल हो गया, आपके पास में आई मैक्स अपॉन आई मीन। देखो इसका रेशियो क्या बचता है, A1 बाय A2 प्लस 1, A1 बाय A2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, A1 बाय A2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो आई मैक्स आई मीन। तो A1 बाय A2 कितना है आपके पास में, चेक करो, 4/3, 4/3 प्लस 1, 4/3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 7/3 डिवाइड बाय 4 माइनस 1, 1/3, तो 49:1 इसका आंसर आता है। सो रेशियो विल बिकम आई मैक्स अपॉन आई मीन 40। देखिए स्टूडेंट, 2003 में आया हुआ क्वेश्चन, दो वेव है, इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर रही है, इंटेंसिटी ऑफ टू वेव विच प्रोड्यूस इंटरफेरेंस आर 100:1, इंटेंसिटी रेशियो दे रखा है आपके पास में, तो उनको आपको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के बारे में बताना है, ये मैं बोर्ड पे डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, आपको सिंपल I1 I2 की वैल्यू दे रखी है, आई मैक्सिमम आई मिनिमम आपको निकालना है। कंडीशन ऑफ फेज डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई ऑड मल्टीपल होता है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्टेन पैटर्न के अंदर देखो वापस से पाई, 3 पाई, 5 पाई ऑड मल्टीपल होता है इस केस में, इवन मल्टीपल कंस्ट्रक्टिव के केस में होता है। अगर पाथ डिफरेंस कहीं पर 0 होता है ना तो वहां पर ब्राइट मिलता है, ये याद रखिएगा। पाथ डिफरेंस अगर 0 होता है तो क्या मिलता है, वहां पर ब्राइट मिलता है, हमेशा याद रखें, क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 होता है तो फेज डिफरेंस 0 होता है, फेज डिफरेंस 0 होता है मतलब अल्फा 0 हो गया। अच्छा, अल्फा 0 हो गया इसका मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। तो ये वाला क्वेश्चन भी देखिएगा आप सभी स्टूडेंट्स, ये देखिए, इन द इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट द पॉइंट इज ब्राइट, ब्राइट है मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना डियर, तो उस केस में इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होता है या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है। तो देखो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, ऑड मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ, इवन मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, तो ये तीनों ऑप्शन तो सही नहीं है। होता क्या है, या तो इंटीग्रल मल्टीपल होता है या इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होता है। तो हमारा आंसर ए ऑप्शन करेक्ट होगा।
आइए इस वाले क्वेश्चन को बोर्ड पर चल के समझते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए इस केस में क्या गिवन है, इस केस में आपको इंटेंसिटी का रेशियो गिवन है, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो हम कहते हैं आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। I1 बाई I2 चाहिए तो आई मैक्स अपॉन आई मिन की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमने यहां से क्या किया, रूट I2 कॉमन निकाल लिया। जैसे ही रूट I2 कॉमन निकाला तो रूट I2 को कॉमन निकालने पर क्या फर्क पड़ा, ये आ गया आपके पास में रूट I1 अपॉन I2 प्लस 1 रूट I1 अपॉन I2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, इससे कैंसिलेशन होगा। अच्छा I1 अपॉन I2 की वैल्यू चाहिए अंडर रूट में, अंडर रूट लोगे तो 10:1 आ जाएगा। अच्छा 10:1 आया तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, 10:1 आया तो आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम की वैल्यू चेक करो आप, है ना, वो आएगा 10:1। तो 10:1 प्लस 1 10:1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 11/9 का होल स्क्वायर आता है जिसे कहते हैं 121/81। सो रेशियो ऑफ आई मैक्स टू द आई मीन, इसकी वैल्यू निकल कर आती है 121/81। देखिए स्टूडेंट 2006 में आया क्वेश्चन, टू इंटरफेरिंग वेव्स आर अराइविंग एट द पॉइंट ऑन द स्क्रीन विद द पाथ डिफरेंस ऑफ 120 लैम्डा है वहां पे लैम्डा, और जो पाथ डिफरेंस की वैल्यू 72 माइक्रोमीटर दे रखी है। तो आपको वेवलेंथ बताना है और वेवलेंथ के साथ साथ में ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा ये पॉइंट बताना है। देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड पे ही डिस्कस करूंगा, साथ साथ ये भी डिस्कस करूंगा। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ टू इंटरफेरिंग वेव्स आर नॉट इक्वल देन डार्क पॉइंट फॉर्म इन द इंटरफेरेंस पैटर्न विल हैव इंटेंसिटी। कैसे इंटेंसिटी डार्क पैटर्न की होगी, इस केस में आपको ये बातें करनी है, ये भी मैं आपके सामने बोर्ड पे ही डिस्कस करूंगा बच्चों। ये क्वेश्चन भी आप देखिएगा, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स इज 4:3। 4:3 रेशियो एम्पलीट्यूड का दे रखा है, आपको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के बारे में बताना है। अभी मैंने आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी के बारे में बात करना सिखाया, इससे पहले क्वेश्चन किया वो भी सेम पैटर्न पर ही है, और ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। फेज डिफरेंस की वैल्यू जब इवन मल्टीपल होती है, मतलब 2n-1 पाई होती है, तब मिनिमम इंटेंसिटी मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिनिमम इंटेंसिटी मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये क्वेश्चन इस तरह से किया जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपसे आपके सामने बोर्ड पर चल के डिस्कस करूंगा, इसका आंसर किस तरह से आएगा, ठीक है ना। तो पहले हम इन दोनों क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देन आफ्टर सेकंड क्वेश्चन, और इसके साथ साथ थर्ड क्वेश्चन। इन तीनों क्वेश्चन के बाद हम आगे वाले क्वेश्चन को देखिए। स्टूडेंट जो क्वेश्चन में बताएगा उसमें क्या बताया गया, S1 S2 और पॉइंट P यहां से वेव ट्रेवल करती है, यहां पे जाती है, पाथ डिफरेंस दे रखा है 122 लैम्डा, और उस पाथ डिफरेंस की वैल्यू 72 माइक्रोमीटर दे रखी है। 72 माइक्रोमीटर 120 लैम्डा, सॉल्व करते हैं 6 × 10⁻⁻7 आता है, -7 6000 में कन्वर्ट करते हैं, -3 मल्टीप्लाई करते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम आता है। देखो मैं पहले भी बता चुका था अभी लेक्चर के समय कि जब पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होता है ना, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब भी होता है तो ब्राइट मिलता है। क्या मिलता है? ब्राइट मिलता है। अब देखो इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप जब चाहें तो स्क्रीन पे थोड़ा सा आगे बढ़ा के भी देख सकते हो, और मैंने डिस्कस भी किया था कि अगर दो वेव्स आपस में इंटरफेयर करती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न पे इंटरफेयर करती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब क्या, एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ, और क्रस्ट ट्रफ की मुलाकात होती है। देखिए क्रस्ट, ये ट्रफ, ये ट्रफ, ये क्रस्ट, ये क्रस्ट, ये आपके पास में ट्रफ, ये ट्रफ, और ये आपके पास में क्रस्ट अवेलेबल है। तो बेटा क्या है, मान लो अगर ये +2 और ये -2 है, मान लो ये -2 और ये +2 है, तो +2 -2 मिलके क्या देगा? 0 देगा। -2 +2 आपके पास मिलके क्या देगा? 0 देगा। +2 -2 क्या देगा आपको मिलके? 0 देगा। -2 और +2 क्या मिलकर देगा? तो 0 देगा आपको, बराबर। तो अगर एम्पलीट्यूड इक्वल हुआ, मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली इक्वल हुई, तो आपको डार्क मिलेगा, और इस डार्क को कहा जाएगा परफेक्ट डार्क, परफेक्ट डार्क। लेकिन अगर सोचो बेटा कि अगर ये -3 होता, ये +3 होता, ये वापस से -3 होता, और ये आपके पास में +3 होता, तो फर्क क्या पड़ता? उस केस में फर्क ऐसा पड़ता, ये +2 -3 -1, +3 -2 +3 -2 +1 प्लस -1 +1, तो -1 +1 -1 +1, मतलब क्या हुआ? देखो दोनों के एम्पलीट्यूड से +2 से छोटा -1 बराबर है, 2 से छोटा 1 होता है, और 3 से छोटा भी 1 होता है।
मतलब क्या हुआ, इसके और इसके दोनों के एम्पलीट्यूड से तो कम मिल रहा है, लेकिन परफेक्ट जीरो नहीं मिल रहा है, परफेक्ट डार्क नहीं मिल रहा है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू इंटरफेरिंग वेव्स आर नॉट इक्वल देन द डार्क पॉइंट फॉर्म इन द इंटरफेरेंस पैटर्न विल हैव द इंटेंसिटी। तो भाई अगर परफेक्ट इक्वल होता तो परफेक्ट डार्क होता, एम्पलीट्यूड जीरो होता, लेकिन अभी क्या है, ये आपको एम्पलीट्यूड +1 मिल रहा है। मतलब क्या हुआ, एम्पलीट्यूड एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब मोर एम्पलीट्यूड मिल रहा है। मोर एम्पलीट्यूड है तो इंटेंसिटी भी मिलेगी, तो ज्यादा इंटेंसिटी मिल रही है। जैसा होना चाहिए कि अगर इक्वल होता तो जीरो हो जाता था, जीरो हो जाता था तो इंटेंसिटी भी जीरो हो जाती थी, पर इंटेंसिटी यहां पे जीरो नहीं है, मतलब नॉन जीरो है, और नॉन जीरो मतलब मोर वैल्यू मिल रही है, इसलिए आंसर मोर वैल्यू लिखा जाएगा यहां पर। देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, महाराष्ट्र सिटी 2009 का क्वेश्चन है, A1/A2 का रेशियो 4/3 दे रखा है, मैक्सिमम अपॉन मिनिमम निकालना है। तो मैक्सिमम अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी मैं पहले भी बता चुका हूं, √I1 + √I2 √I1 - √I2 का होल स्क्वायर होता है। हमने ये भी डिस्कस किया आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम की वैल्यू A1 + A2 डिवाइड बाय A1 - A2 होता है। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर कर लो तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड क्या कहलाता है, इंटेंसिटी, I max अपॉन I min। A1/A2 दे रखा है, तो इसको फॉर्मेट को कन्वर्ट कैसे करोगे, यहां से मैं लिख रहा हूं I max अपॉन I min। देखो A1/A2, तो A1/A2 चाहिए, मतलब A2 कॉमन निकाल लिया, A1/A2 + 1, A2 कॉमन निकाल लिया, तो हम कह सकते हैं A1/A2 - 1 का होल स्क्वायर, A2 कैंसिल, तो I max अपॉन I min, इसका रेशियो A1 + A2, A1/A2, तो 4/3 + 1 - 1, तो 49:1 इसका आंसर आता है। दिस आंसर विल बी I max अपॉन I min 49:1। ठीक है, तो 49:1 इसका जो आंसर होता है आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई दो वेव आपस में इंटरफेयर कर रही है, इंटरफेयर करते समय एक का एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरे का A2 है, और A1 की वैल्यू बड़ी है A2 से, तो मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस निकालना है। देखो रिजल्टेंट का सीधा फॉर्मूला आप और हम जानते हैं, A1² + A2² ट्वाइस A1 A2 cos अल्फा। अल्फा जब जीरो होता है तो cos अल्फा की वैल्यू +1 होती है, जिसे हम R max कहते हैं, और R max की वैल्यू होती है A1 + A2। और वैसे R मिनिमम निकालने जाओगे तो ये वैल्यू होती है A1 - A2। तो दोनों का डिफरेंस जो होता है R max - R minimum, मैक्सिमम माइनस मिनिमम कितना होता है आपके पास में, A1 + A2 - A1 - A2, A1 + A2 - A1 - A2, A1 कैंसिल हुआ तो आंसर ट्वाइस A2 आंसर आता है। मैक्सिमम में A1 + A2, मिनिमम में -A1 - A2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ट्वाइस A2 आंसर। देखिए स्टूडेंट 2012 में आया क्वेश्चन, पाथ डिफरेंस दे रखा है 11 λ/4, फेज डिफरेंस निकालना है। तो देखो इसको तो आप सिंपल एक फॉर्मूला लिखो, फेज डिफरेंस ΔΦ = 2π/λ × पाथ डिफरेंस, 2π/λ, से लैम्डा कैंसिल, तो 11π/2, तो आंसर ए ऑप्शन होता है, फेज डिफरेंस = 2π/λ × पाथ डिफरेंस। लगाओ फॉर्मूला, 11π/2 आंसर आता है। ये क्वेश्चन महाराष्ट्र सीटी में भी आया और नेट एग्जाम में भी आ चुका है। दो कोहेरेंट सोर्स है आपके पास में जिनका इंटेंसिटी रेशियो अल्फा दे रखा है, तो आपको इंटेंसिटी पैटर्न में मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का जो ये रेशियो है, I max - I min डिवाइड बाय I max + I min, इसका रेशियो निकाल के बताना है। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे हम 2015 का। आपके पास दो कोहेरेंट सोर्स है मोनोक्रोमेटिक लाइट के, जिनकी इंटेंसिटी 4I और 9I दे रखी है ना, 4I और 9I, इन्हें सुपर इंपोज किया गया, तो मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पर I1 और I2 की वैल्यू दे रखी है, इसकी मदद से आपको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी निकालना। तो चलो बोर्ड पर और सीखो कैसे करते हैं सॉल्व। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर I1/I2 का रेशियो α/1 दे रखा है, तो आप सीधे सीधा कहें तो I1 = α टाइम्स ऑफ I2 दे रखा है। हम जानते हैं I max क्या होता है, ये होता है √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। I min क्या होता है, √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। I max √I1 + I2 का होल स्क्वायर, I min √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये फॉर्मूला पता है ना, a + b का होल स्क्वायर - a - b का होल स्क्वायर, इसे लिखते हैं 4ab, 4√I1 √I2, और a + b² + a - b का होल स्क्वायर प्लस में होता है,
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ट्वाइस a स्क्वायर मतलब कितना, रूट i1 स्क्वायर प्लस रूट i2 स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। तो 4 रूट i1 रूट i2 ट्वाइस i1 प्लस i2। तो इससे आप सीधे सीधे लिख सकते हो 2 अंडर रूट i1 अंडर रूट i2 i1 प्लस i2। अब देखो क्या लिख सकते हो आप, i1 के प्लेस पे अल्फा इंटू i2 लिख सकते हो। i1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हो देखो, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं यहां पे लिख देता हूं आई मैक्स माइनस आई मीन, आई मैक्स माइनस आई मीन डिवाइड बाय कितना, आई मैक्स प्लस आई मीन, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस अंडर रूट i1, i1 के प्लेस पे अल्फा अंडर रूट i2 अंडर रूट i2 डिवाइड बाय अल्फा i2 प्लस i2। अब देखो क्या हुआ इसका एक्सप्रेशन, 2i2 रूट अल्फा, i2 कॉमन निकला, अल्फा प्लस 1, i2 कैंसिल, 2 रूट अल्फा अल्फा प्लस 1। तो देखो 2 रूट अल्फा अल्फा प्लस 1 इसका आंसर निकल कर आता है। अब यहां पे i1 इस टू i2 दे रखा है कितना, 4i और अपॉन 9i। तो आपको i मैक्स i मिनिमम का रेशियो निकालना है, रूट i1 प्लस रूट i2 रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर, i मैक्स अपॉन i मीन। हमने क्या किया, i1 बाय i2 चाहिए तो रूट i2 बाहर निकाल, -1 का होल स्क्वायर, i2 कैंसिल। नाउ i1 बाय i2 का रूट, तो पहले तो डिवाइड कर दो और अंडर रूट ले लो, i से i कैंसिल, 4/9 मतलब 2:3, i मैक्स अपॉन i मीन 2:3 प्लस 1, 2:3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 3 5, 5/3 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, 25:1 इसका आंसर आता है स्टूडेंट्स। तो 25:1 मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी 25i अप एंड i, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। दिस इज द आंसर 25। देखिए स्टूडेंट, आप 2016 का एक क्वेश्चन, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्क्रीन बाय यूजिंग 2 लाइट ऑफ इंटेंसिटी i एंड 9i। दो इंटेंसिटी दे रखी है i1 i2, फेज डिफरेंस किसी पॉइंट पर π/2 का है और किसी पॉइंट पर पाई का है। तो आपको दोनों के इंटेंसिटी का डिफरेंस निकालना पॉइंट पी पर। ये दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं सबसे आखिरी में बताऊंगा, उसके बाद हम ये क्वेश्चन भी देखेंगे फॉर्मूले की मदद से कि अगर आइडेंटिकल वेव हो और उनके बीच में फेज डिफरेंस 0 हो, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हो, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आती है, मतलब कुल मिला के इंटेंसिटी अगर इक्वल हो तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसा आता है, ये भी हम देखेंगे। और देखिए ये बात भी हम सीखेंगे, अगर आपके पास में 2 लाइट वेव है जिसकी इंटेंसिटी i1 i2 है, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, सेम मीडियम से पास होती है, सेम डायरेक्शन में होती है और इंटरफेरेंस होता है, तब ऐसे केस में आपको सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी के बारे में बताना है। तो चलो इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन से तीनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तीनों क्वेश्चन देखते हैं, 2018 का क्वेश्चन, 2017 का क्वेश्चन और 2016 बाद में बताऊंगा सबसे आखिरी में, 2016 का एक और क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन हम बोर्ड पे समझेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, S1 सोर्स है, S2 सोर्स है, 2 पॉइंट है P और Q है, I1 I, I2 9I, फेज डिफरेंस π/2 और फेज डिफरेंस आपके पास में पाई अवेलेबल है। आपको दोनों पर इंटेंसिटी का डिफरेंस निकालना है। तो मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा, इंटेंसिटी का रिजल्टेंट फॉर्मूला जो होता है वो होता है I1 प्लस I2 ट्वाइस अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos phi, phi मतलब फेज डिफरेंस। अब इसके डिफरेंट कैसे समझना, अगर phi की वैल्यू 0 होती है तो cos 0 प्लस 1 होता है, और cos 0 प्लस 1 होता है तो ऐसा हम मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। सो I मैक्स की वैल्यू जो आती है वो बेसिकली आती है रूट I1 का होल स्क्वायर, रूट I2 का होल स्क्वायर, ट्वाइस रूट I1 रूट I2 cos 0 प्लस 1। सो I मैक्स आपके पास आ गया रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये I मैक्स आ गया। समझना थोड़ा इस बात को। दूसरा समझना कि अगर phi की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए
तो मैं अभी बता चुका हूं cos 180 की वैल्यू कितनी आती है, तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है, -1 मिनिमम वैल्यू होती है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी विल बी गिवन एज √I1 स्क्वायर, √I2 स्क्वायर, 2√I1 √I2 cos 180। अच्छा cos 180 कितना होता है, तो -1 होता है, सो I मिनिमम का स्क्वायर √I1 स्क्वायर -2√I1 2√I2। तो हम सीधे सीधे लिख पाएंगे I मिनिमम √I1 - I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर आपको I मैक्सिमम और I मिनिमम की वैल्यू अगर ऐड करके निकालनी हो कभी, तो देखो क्या होगा, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर प्लस √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। थोड़ा समझना स्टूडेंट, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, तो ये होता है आपके पास में ट्वाइस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, √I1 का स्क्वायर √I2 का स्क्वायर, तो ट्वाइस I1 + I2, ये आपके पास में वैल्यू निकल कर आती है। अब देखो समझो, ट्वाइस I1 + I2 ये निकल गया एक रिजल्ट। अब मान लो अगर I1 I2 सेम हो जाता, सपोज स्पेशल केस में एक केस और समझ लेना, इसमें 3 क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि भाई फाई रहने दो, I1 और I2 की वैल्यू I कर दो, तो देखो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आती है। ये सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन हुआ, ये हुआ, उसके बाद हम ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 + I2 ट्वाइस √I1 √I2 cos phi, रिजल्टेंट इंटेंसिटी I + I 2 √I √I cos phi। क्या फर्क पड़ा, I + I हो गया 2I प्लस 2I cos phi, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो दोनों में से कॉमन निकलेगा 2I, 1 + cos phi। और जिनको पता है वो जानते हैं इस बात को, और जिनको नहीं पता है उनको याद करना है। इसे लिखते हैं 2 cos स्क्वायर phi/2, तो ये आ जाता है आपके पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4I cos स्क्वायर phi/2। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर phi/2 होती है। देखो बच्चों, यहां पर हम बात कर रहे थे P पॉइंट के लिए फेज डिफरेंस π/2 है, तो P पॉइंट की हम बात करें, पहला इंटेंसिटी कितना है I, दूसरा कितना इंटेंसिटी है 9I। तो देखो ट्वाइस √I √9I cos π/2, cos π/2 तो 0 होता है, तो IP क्या लिखा जा सकता है 9I + 10I, 9I + I 10I। अब क्या हुआ, Q पॉइंट की हम बात करते हैं, Q पॉइंट पर हम कह सकते हैं I प्लस I2 की वैल्यू 9I ट्वाइस √I √9I cos phi, cos phi कितना होता है, तो -1 होता है, 9I + I 10I। अच्छा √I I हो जाता है, 2 × 3I cos phi -1, 10I - 6I 4I। आपको IP - IQ निकालना है, तो IP - IQ चेक करो, 10I - 4I, 10I - 4I। अच्छा 10I - 4I कितना होगा, तो 10I - 4I 6I होगा। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, इंटरफेरेंस टॉपिक को समझने के बाद हमने उसके प्रॉब्लम सीखे, और इंटरफेरेंस प्रॉब्लम को समझा कि इंटरफेरेंस क्या होता है और किस तरह से उसका यूज होता है। इंटरफेरेंस का जबरदस्त यूज जो होने वाला है वो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। ये वो एक एक्सपेरिमेंट था जो 1801 में थॉमस यंग नाम के पर्सन ने परफॉर्म किया, और ये कह सकते हैं ये पूरे फिजिक्स में ये सबसे रिवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट माना जा सकता है। कारण ये तब तक ये माना जाता था कि लाइट कॉर्पस्कुलर थ्योरी के हिसाब से कॉर्पस्कुलर के फॉर्म में ट्रेवल करती है, माना जाता था लाइट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के हिसाब से डील की जाती है, लाइट को वेव नहीं माना जाता था। तो ये वो एक्सपेरिमेंट था जिसने बताया था कि लाइट इंटरफेरेंस शो करता है, और इंटरफेरेंस वेव की प्रॉपर्टी होती है। इनिशियली इंटरफेरेंस पैटर्न जब परफॉर्म किया गया था यंग के द्वारा, तो उस समय सनलाइट का प्रयोग किया गया था। सन लाइट, दैट इज व्हाइट लाइट। अच्छा, व्हाइट की फीलिंग आपके दिमाग में सफेद उजला वो दिमाग में आता है, लेकिन व्हाइट का मतलब कतई सफेद नहीं है। यहां व्हाइट लाइट का मतलब है द लाइट विच कंटेनिंग 7 कलर्स। अब ये 7 कलर वर्ड जो हम कहते हैं, बेसिकली ये भी 7 कलर सही नहीं है, इसमें इनफाइनाइट कलर होते हैं, लेकिन हमारी आंखें जिन्हें प्रॉपरली डिफरेंशिएट कर पाती है वो 7 कलर्स हैं, विबग्योर VIBGYOR। तो ये थॉमस यंग्स ने जो पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो सनलाइट के द्वारा किया था।
और बाद में उसने ये देखा कि सनलाइट के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जनरेट हो रही है पैटर्न के मामले में। इसी कारण उससे बाद में उस एक्सपेरिमेंट को व्हाइट लाइट के प्लेस में मोनोक्रोमेटिक लाइट से रिप्लेस किया। और मोनोक्रोमेटिक लाइट से जब रिप्लेस किया गया तो यह देखा गया कि अब जो ऑब्टेन पैटर्न था वह स्टेडी था। नाउ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करना चाहिए। स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न में फिर क्या कह रहा हूं, स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। अच्छा, स्टेडी का मीनिंग क्या तो मैं बता चुका हूं पहले भी, जिसमें पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा फिक्स्ड रहे, चेंज ना हो। पर अगर कभी कभी ऐसा भी होता है, यहां से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था इसी थ्योरी से जो मैं कह रहा हूं, टॉर्च लाइट की मदद की जाए या टॉर्च लाइट यूज किया जाए तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, वो मैं आगे चल के आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। देखिए इसका एक्सपेरिमेंट का इंपॉर्टेंस ये मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। उसके बाद में ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, तो पहले एक सोर्स लिया गया, सोर्स बाय कॉन्वेक्स लेंस, सोर्स को फोकस पे रखा गया, उससे लाइट पास हुई, स्लिट से पास किया गया, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन हुआ। मैक्सिमा अल्टरनेट मिनिमा, मैक्सिमा अल्टरनेट मिनिमा, फ्रिंज पैटर्न ऑब्टेन हुआ। ये वो डायग्राम है जो आपकी टेक्स्ट बुक का डायग्राम है, आपको डायग्राम लर्न होना चाहिए, यू शुड रिमेंबर दिस डायग्राम। और इस डायग्राम के बाद में जो फाइनली एक्सप्रेशन निकल कर आता है, पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन, समझना पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन मतलब क्या भाई। ये आपके पास दो, ये देखिए यहां पर, ये आपके पास दो सोर्स है, इस सोर्स से लाइट ट्रेवल की और पी पॉइंट पे पहुंची, इस सोर्स से लाइट ट्रेवल की और पी पॉइंट पे पहुंची। तो देखो रास्ता बड़ा कौन सा है, तो S2P बड़ा है, S1P छोटा है। S2P बड़ा है, S1P छोटा है, तो मतलब डिफरेंस है। डिफरेंस किस बात का है, तो पाथ का डिफरेंस है। दोनों में कौन सा डिफरेंस है, पाथ का डिफरेंस है। ये पाथ का डिफरेंस का डेरिवेशन अगर किसी को देखना है तो आप जाइए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, 12th स्टेट बोर्ड का पुरोहित एकेडमी पर जो अवेलेबल प्लेलिस्ट है 12th स्टेट बोर्ड, उस स्टेट बोर्ड में वेव ऑप्टिक्स नाम का टॉपिक है, वहां पर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 55 मिनट का एक पूरा डिटेल टॉपिक गिवन है। उस डिटेल टॉपिक में जाके आप डेरिवेशन निकालना चाहें तो याद डेरिवेशन देखिए, पर मैं तो सजेस्ट करूंगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सिर्फ इतना याद करना सफिशिएंट है कि ये जो पाथ डिफरेंस था, ये पाथ डिफरेंस दिया जाता है डेल्टा एक्स, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी, जिसे वाई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है कई बार। मतलब ये एक्स के प्लेस पर इसे वाई से भी बताया जा सकता है, लोकेशन विल बी वाई। और इसके बेसिस पर मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस का कंडीशन, मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस का कंडीशन लगा के हम ये ऑब्टेन करेंगे। मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा आपको 2 मिनट के लिए, और उसके बाद में हम ये सारे के सारे केसेस 2 मिनट से 5 मिनट के अंदर रिवाइज करने वाले हैं। स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं, क्या क्या केसेस रहेंगे देखिएगा ध्यान से। ये मैं आपके सामने केस स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं, फिर बोर्ड पर जाकर हम इसे थोड़ा सा देखेंगे, देखने के बाद वापस से समराइज करके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। हम शिफ्टिंग के कंसेप्ट पढ़ेंगे, थिकनेस, फ्रिंज शिफ्ट का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, उसके बाद नंबर ऑफ फ्रिंज काउंटिंग देखने वाले, स्लिट्स के एरिया पे डिपेंडेंसी देखने वाले, शेप पर देखने वाले, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर देखने वाले, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बाद में रेशियो निकालने वाले, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। तो पहले थोड़ा सा बोर्ड पे समय 4 से 5 मिनट, उसके बाद वापस से समराइजेशन, और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व। देखिए स्टूडेंट, यहां पर जो मैं कह रहा हूं 5 से 7 मिनट की बात आपको लर्न करना है, मतलब लर्न करना है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आए तो सबसे पहली बात कि आपको दिमाग में पूरा डायग्राम याद होना चाहिए, डायग्राम याद होना ही चाहिए। S1 S2 स्लिट, पहली बात यंग डबल एक्सपेरिमेंट किसके साथ किया जा सकता है, व्हाइट लाइट नंबर 1 पॉइंट, 7 कलर, सेकंड पॉइंट मोनोक्रोमेटिक लाइट, थर्ड पॉइंट टॉर्च लाइट, है ना, टॉर्च लाइट के बारे में बात करेंगे। S1 S2 स्लिट की डिस्टेंस मैक्सिमम केसेस में ये किसमें होती है, मिलीमीटर में होती है। मिलीमीटर मतलब सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा, ये सेंटीमीटर के ऑर्डर में होती है मैक्सिमम केसेस में। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, साइज थोड़ा सा सोच के देखना, कल्पना करना कितना छोटा साइज है। S2P बड़ा, S1P छोटा, तो S2P माइनस S1P, ये जो है ना आपके पास में पाथ डिफरेंस है, और इस पाथ डिफरेंस की वैल्यू पूरे डेरिवेशन करने के बाद ये निकल कर आती है y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। अच्छा y क्या है, वो सेंटर, सेंटर से किसकी डिस्टेंस, उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पे इंटरफेरेंस हुआ। अच्छा यहां सेंट्रल पाथ जो है, थोड़ा इसको ऑब्जर्व करना, मैं यहां से इसको यहां से ज्वाइन करता हूं सेंट्रल पाथ को। जब मैं यहां से इसको ज्वाइन करूंगा तो यहां पे देखो S1O और S2O, तो S1O की वैल्यू और S2O की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, इक्वल विड्थ मिल रही है। मतलब यहां मैं अगर कहता हूं S2O माइनस S1O का पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो अगर इक्वल है तो आंसर पाथ डिफरेंस का 0 होगा। बच्चों ये ध्यान रखना, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन आपको याद होना चाहिए। फेज डिफरेंस को हम कहते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। थोड़ा समझना इस बात को। यहां इंटरफेरेंस पॉइंट P पर 2 तरह का हो सकता है, इंटरफेरेंस पॉइंट P पर 2 तरह का हो सकता है।
एक इंटरफेरेंस हो सकता है कंस्ट्रक्टिव और दूसरा इंटरफेरेंस हो सकता है डिस्ट्रक्टिव। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने पर ब्राइट मिलेगा, ब्राइट मिलेगा। अच्छा ब्राइट मिलेगा, ब्राइट का मतलब चमकीला मिलेगा, पर ब्राइट कैसे कलर का होगा वो डिस्कस कर लेंगे। डिस्ट्रक्टिव मतलब डार्क मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव मतलब डार्क मिलेगा, समझना डार्क मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पहला कंडीशन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस की वैल्यू n लैम्डा आती है। तो देखो यहां y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, ये क्वेश्चन महाराष्ट्र सिटी में पूछा जा चुका है। पोजीशन ऑफ nth ब्राइट, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट। nth ब्राइट की पोजीशन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये होती है n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये पोजीशन ऑफ nth ब्राइट आ गई। पर अगर पाथ डिफरेंस की बात हम बात करें कितना है, 2n + 1 लैम्डा बाई 2 फॉर डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है थोड़ा समझिएगा स्टूडेंट, पाथ डिफरेंस की वैल्यू 2n - 1 लैम्डा बाई 2 और 2n + लैम्डा बाई 2 होती है, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके थे। अब आइए पाथ डिफरेंस की वैल्यू को रखा, y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D आ गया आपके पास 2n - 1 लैम्डा कैपिटल अपॉन 2। तो nth डार्क की पोजीशन क्या आ गई, 2n - 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल 2d। ये ध्यान रखिएगा, या तो n की वैल्यू 1 से शुरू होती है तब यूज करना, और जब yn = 2n + 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल 2d आ जाए तो n की वैल्यू 0 से हो तो वहां से शुरू करना। अब ये शुरू हो गया। अब ये थोड़ा समझना कि इंटरफेरेंस पैटर्न किस तरह का होता है। तो सेंट्रल पर पाथ डिफरेंस 0 होता है, पाथ डिफरेंस 0 होता है मतलब फेज डिफरेंस 0 होता है, और फेज डिफरेंस 0 होता है मतलब सेंटर पे ब्राइट बनता है। क्या बनता है, ब्राइट बनता है। ब्राइट बना, ब्राइट के पास डार्क है, फिर वापस से ब्राइट बना, डार्क है, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। इस तरह से ब्राइट डार्क का कॉम्बिनेशन बनने वाला है, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा इस बात को। इसे ही फ्रिंज कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड नथिंग बट फ्रिंज, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है भाई, इस वाले ब्राइट के सेंटर से दूसरे ब्राइट के सेंटर तक के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं फ्रिंज विड्थ। तो बेटा ब्राइट की फ्रिंज विड्थ और डार्क की फ्रिंज विड्थ, दोनों की फ्रिंज विड्थ जब निकालोगे तो सेम आएगी, और वो आती है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इसे ऐसा भी लिखा जाता है कि ब्राइट की फ्रिंज विड्थ अगर निकालना हो तो लिखने का तरीका yn + 1 - yn, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। ब्राइट की डार्क, ब्राइट की फ्रिंज विड्थ, डार्क की फ्रिंज विड्थ लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये दोनों सेम होते हैं, ये बदलते नहीं है। तो फ्रिंज विड्थ किन किन बातों पे डिपेंड करती है, वो लैम्डा पे डिपेंड करती है। भाई सेपरेशन, वेवलेंथ अगर आप अलग अलग यूज करोगे, है ना, लैम्डा मतलब वेवलेंथ। सपोज VIBG YOR की हम बात करें, विबग्योर, तो वॉयलेट कलर का वेवलेंथ 4000 है, रेड कलर का 7800 है। अब होता है ऐसा है, रेड कलर का वॉयलेंट बड़ा है, रेड कलर का वेवलेंथ बड़ा है वॉयलेट के कंपैरिजन में, तो रेड कलर की फ्रिंज विड्थ बड़ी होगी वॉयलेट कलर की फ्रिंज विड्थ के कंपैरिजन में। अच्छा अगर आपने देखा यहां पर तो देखो फैक्टर देखो, मतलब क्या हुआ, कैपिटल D के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बढ़ा दोगे तो फ्रिंज विड्थ मतलब इसकी विड्थ बढ़ जाएगी, ये छोटी कर दोगे तो इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। लैम्डा देखो किस पर डिपेंड करता है, तो लैम्डा डिपेंड करता है मीडियम पर, तो फ्रिंज विड्थ मीडियम पे भी डिपेंड करती है। कैसे करती है वो भी देखते हैं। तो फ्रिंज विड्थ मीडियम पे ऐसे डिपेंड करती है कि मान लो अगर आपने एयर में रख दिया तो बीटा इन एयर लिखा जाएगा लैम्डा इन एयर कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, और मान लो किसी मीडियम में निकाला, एग्जांपल के फॉर्म में वाटर में किया आपने एक्सपेरिमेंट, तो लैम्डा इन वाटर कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, तो बीटा इन वाटर अपॉन बीटा इन एयर, तो हम ये कह सकते हैं लैम्डा इन वाटर कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, लैम्डा इन एयर कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये कैंसिलेशन हुआ। सो बीटा इन वाटर बीटा इन एयर, ये आपके पास निकल कर आता है लैम्डा W लैम्डा एयर। और मैं आपको बता दूं ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रेसिप्रोकल, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन हम जानते हैं इस तरह से बताया जाता है। तो जो भी एयर में फ्रिंज विड्थ होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में संबंध ये होता है। एग्जांपल के फॉर्म में आपको क्वेश्चन बोला गया, क्या क्वेश्चन बोला गया सुनना ध्यान से। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया एयर के अंदर, किसके अंदर परफॉर्म किया गया, एयर के अंदर, एयर के अंदर परफॉर्म किया गया, उसकी फ्रिंज विड्थ इन एयर गिवन है आपको, वो है 50 सेंटीमीटर। अब आपसे बोला कि अगर इस एक्सपेरिमेंट को वाटर में कैरी किया जाए 4/3 तो बताओ नई फ्रिंज विड्थ कितनी आएगी। तो आपको सिंपल करना है, वाटर में फ्रिंज विड्थ निकालना है, बीटा एयर
डिवाइड बाय म्यू। एयर में 50 सेंटीमीटर है, इसे लिखेंगे आप 4/3। बीटा इन वाटर 50 इंटू 3/4, तो आप लिख पाएंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2, 75 डिवाइड बाय 3, 75 डिवाइड बाय 2, तो ये आंसर आता है 37.5 सेंटीमीटर। चेक कर सकते हैं आप 37.5। 3 बचता आपके पास में कितना है 1, 7 14 1 बचता है 2.5। तो ये वाटर के अंदर देखो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो गई। तो फ्रिंज विड्थ जब भी मीडियम बदला जाता है तो मीडियम के साथ साथ में फ्रिंज विड्थ में बदलाव आना शुरू होता है। अब देखो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि अगर टॉर्च लाइट यूज किया जाए तो क्या होगा। भाई टॉर्च लाइट का मीनिंग क्या होता है, तो टॉर्च लाइट का मतलब पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक का मीनिंग मल्टी कलर। मल्टी कलर का मीनिंग क्या, मल्टी कलर का मतलब मल्टी वेवलेंथ। लैम्डा मान लो V I B G Y O R मान लेते हैं हम लोग, ये लेते हैं। मान लो मैंने यहां से 7 कलर्स पास किए, बराबर। तो अब होगा क्या, सेंट्रल पॉइंट पर देखो, सेंटर पॉइंट पर रेड कलर के लिए फॉर ऑल कलर जितने भी कलर आपको दिख रहे हैं, क्या फॉर सेंटर पॉइंट मैं सेंटर पॉइंट की जब भी बात करूंगा सारे कलर्स के लिए क्या होगा, S1O दैट इज इक्वल टू S2O। सारे कलर के लिए पाथ डिफरेंस जो होगा S1O माइनस S2O, ये पाथ डिफरेंस की वैल्यू 0 होगी। इसलिए फेज डिफरेंस की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 0 से आंसर फेज डिफरेंस 0 आएगा। और जब भी फेज डिफरेंस 0 होगा तो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन याद दिलाना चाहूंगा। IR यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर इंटेंसिटी इक्वल हो, अगर हो कोहेरेंट सोर्स लिया जाए और इक्वल विड्थ ली जाए और इंटेंसिटी अगर इक्वल हो, तो आप और हम जानते हैं I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस I1 I2 cos phi, ये एक्सप्रेशन हम जानते हैं रूट के टर्म में। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आता है रूट I1 प्लस रूट I2, cos phi की वैल्यू 0 रख दो तो ये I max मिलता है आपको। और I max की वैल्यू मैं बता चुका हूं, इंटरफेरेंस पैटर्न में आपने देखा है रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर होता है। इंटरेस्टिंग बात, अगर I दोनों सेम हो जाए तो क्या होगा, तो रूट I प्लस रूट I का होल स्क्वायर ये आपके पास हो जाएगा, मतलब 2 रूट I का होल स्क्वायर ये आपके पास निकल कर आने वाला। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा 4 टाइम्स ऑफ I। तो जो भी इंटेंसिटी यहां से पास हो रही है उसका 4 टाइम्स इंटेंसिटी सेंटर पे मिलने वाली है। तो सेंट्रल पॉइंट ब्राइट होता है सारे कलर्स के लिए। कौन से कलर्स के लिए, सारे कलर्स के लिए। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, जब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड पॉइंट पी पर पहुंचेंगे, यहां पर पॉइंट पी पर पहुंचेंगे, तो आप थोड़ा देखना, ये जो पाथ डिफरेंस होगा, सेंटर पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, तब उस केस में पाथ डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। तो पाथ डिफरेंस 2 होगा, एक n लैम्डा होगा और पाथ डिफरेंस होगा एक 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो भाई ये जो होगा ये किसके लिए होगा, ये कंस्ट्रक्टिव के लिए होगा, ये किसके लिए होगा, डिस्ट्रक्टिव के लिए होगा। अच्छा एक बात नोटिस करना, सबका पाथ डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा आ रहा है, तो सबके पाथ डिफरेंस सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, सोचो ध्यान से देखो। सबका पाथ डिफरेंस लैम्डा पे डिपेंड आ रहा है, तो सबके पाथ डिफरेंस क्या होंगे, लैम्डा पे डिपेंड अगर है तो लैम्डा अलग अलग है सबका, वायलेट का अलग है, रेड का अलग है, सबके अलग अलग है, तो पाथ डिफरेंस अलग हो गया। भाई पाथ डिफरेंस अलग हो गया तो फेज डिफरेंस का रिलेशन चेक करो, क्योंकि हम जानते हैं फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। भाई अगर पाथ डिफरेंस अलग हो गया तो फेज डिफरेंस अलग हो गया, फेज डिफरेंस अलग हो गया तो IR रिजल्टेंट इंटेंसिटी अलग हो गई, इंटेंसिटी अलग हो गई, मतलब आपको स्क्रीन पर फ्रिंज पैटर्न नहीं मिलेगा, आपको सेंटर पे 7 के 7 रंग पहुंचेंगे, 7 कलर्स पहुंचेंगे, 7 के 7 रंग सेंटर पे पहुंचेंगे। सेंटर पे जब भी 7 कलर मिलते हैं, 7 कलर्स मिलते हैं, तो व्हाइट लाइट बनता है। क्या बनता है, व्हाइट लाइट बनता है। अब व्हाइट लाइट बनता है, बाकी जगह पर आप देखोगे तो क्या मिलेगा, आपको ओवरलैप पैटर्न मिलेगा, कोई क्लियर ब्राइट क्लियर डार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे कहीं पर ब्राइट होंगे, कहीं पर डार्क होगा, कहीं पर ब्राइट होगा, कहीं पर डार्क होगा, कभी रेड का ब्राइट होगा, कभी वॉयलेट का ब्राइट होगा, कभी ग्रीन का ब्राइट होगा, कभी येलो का ब्राइट होगा, तो ऐसा खिचड़ी टाइप पैटर्न होगा, तो आपको फ्रिंज नहीं मिलेगी। इंटरफेरेंस पैटर्न हो रहा होगा लेकिन क्लियर फ्रिंज नहीं मिलेगी आप लोगों को। तो भाई आप जब भी टॉर्च की बात करें तो टॉर्च लाइट की बात करें, पॉलीक्रोमेटिक लाइट होती है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट होती है, तो वहां पर क्या नहीं मिल रहा होता है, वहां पर आपको प्रॉपर ना तो ब्राइट मिलता है ना प्रॉपर डार्क मिलता है। वहां पर क्या होता है, इंटरफेरेंस तो होता है लेकिन कोई फ्रिंज आप कर रही होती, क्योंकि ओवरलैपिंग हो चुकी होती है। खिचड़ी पक गई तो क्लियर फ्रिंज कुछ नहीं मिल रही, ओवरलैपिंग मिल रही है, ओवरलैपिंग मिल रही है तो नो प्रॉपर फ्रिंज विल अपीयर। ठीक है ना, इंटरफेरेंस पैटर्न पे नो प्रॉपर फ्रिंज विल अपीयर। देखिए स्टूडेंट,
कुछ टॉपिक बोर्ड पर समझने के बाद जो उस टॉपिक पे भी सारी बातें हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बचे हुए टॉपिक को हम और रिवाइज कर लेंगे। यंग डबल एक्सपेरिमेंट में रेशियो ऑफ इंटेंसिटी दे रखा है आपको, ब्राइट और डार्क बैंड। ब्राइट का मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, डार्क का मतलब मिनिमम इंटेंसिटी। तो आपको आई मैक्स आई मिनिमम दिया हुआ है, तो आपको एम्पलीट्यूड के रेशियो के बारे में बात करना है, ठीक है, इंटेंसिटी के रेशियो के बारे में बात करना है, दोनों के बारे में बात करना है। बोर्ड पे करके चल के बताऊंगा मैं। एनथ ब्राइट सेंट्रल बैंड का कितना पोजीशन होता है, तो एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, अभी आपके सामने डिस्कस किया। फ्रिंज विड्थ को बढ़ाना है, मतलब बीटा बढ़ाना है। स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब कैपिटल डी कांस्टेंट है, तो बीटा दो बातों पे डिपेंड करेगा, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो लैम्डा बढ़ाना पड़ेगा और बीटा डी कम करना पड़ेगा। ये भी आपके सामने बोर्ड पे डिस्कस किया था। डी कम करोगे बीटा बढ़ेगा, लैम्डा बढ़ाओगे बीटा बढ़ेगा। द टॉर्च is used in the place of monochromatic light in young double slit experiment. No fringe will appear. Fringe appear नहीं होगी, overlapping appear होगी। Fringe मतलब जो distance आ रही थी दो sharp bright और देखो fringe की definition क्या थी, fringe width की, दो डार्क के बीच के सेंटर के बीच का डिस्टेंस और दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस। तो जब प्रॉपर ब्राइट और डार्क की फॉर्म नहीं हो रहे हैं, ओवरलैपिंग हो रही है, तो फ्रिंज है ही नहीं। देखो क्या बोला गया, एक और क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स इज डिक्रीज्ड बाय 25%। तो आप देख सकते हैं कि सोर्स और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को 25% से डिक्रीज किया गया है, कैपिटल डी को। तो परसेंटेज चेंज इन द फ्रिंज विड्थ आपको निकालना है, कितना परसेंटेज चेंज आ जाएगा। चलिए दोनों क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कौन कौन सा, 2002 वाला और ये 2015 वाला। अच्छा बच्चों, मैंने यहाँ पर रैंडम ऑर्डर इसलिए अरेंज किया है कि आपको क्वेश्चन सिंपल टू हार्ड इस लेवल पर अरेंज करके दिए हुए, तो इसलिए आप इस बात को समझिएगा कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं 2018-19 तक के जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, 2018 तक के डिस्कस कर रहा हूं, उनका ऑर्डर आगे पीछे होगा, लेकिन वो सीक्वेंस ऐसा होगा जिससे इजीली चीजें समझ में भी आए और आगे बनती भी चली जाए। देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला गया, आई मैक्स अपॉन आई मीन 16:1 है। आपको डिफरेंट ऑप्शंस बताने हैं। तो मैं पहले भी सिखा चुका हूं कि आई मैक्स अपॉन आई मीन की वैल्यू जो होती है, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, दैट वैल्यू इज गिवन एज √I1 + √I2 √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। अब इसको हमने ऐसे भी समझा था, आर मैक्स अपॉन आर मीन, आर मैक्स अपॉन आर मीन। इसकी वैल्यू चेक करो कितनी थी, इसकी वैल्यू थी A1 + A2 अपॉन A1 - A2 इंडिविजुअल, और स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो अगर आप इसको स्क्वायर कर दें तब तो और ही अच्छी बात है। तो ये आई मैक्स अपॉन आई मीन को आप ऐसा भी लिख पाएंगे, A1 + A2 डिवाइड बाय A1 - A2, ठीक है ना। तो यहां पे दोनों बातें सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले एम्पलीट्यूड के बारे में चेक कर लेते हैं, फिर आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा ऑप्शन कौन से। आई मैक्स अपॉन आई मीन की वैल्यू 16:1 दे रखी है, ये स्क्वायर है 16:1, A1 + A2, A1 - A2 का स्क्वायर, स्क्वायर हटाया अंडर रूट लगाया, 4:1 हुआ। A1 + A2, A1 - A2, तो 4 टाइम्स A1 - A2, A1 + A2, ऐसे लिखेंगे 4A1 - A1 - 4A2 इक्वल टू +A2, तो इसे लिखेंगे 3A1 इक्वल टू 5A2। तो आप 25A1 स्क्वायर या A1 अपॉन A2 की वैल्यू देखो क्या लिख पाएंगे, 5:3। A1 by A2 5/3 आपके पास निकल कर आया, A1 by A2 5/3। अब देखो क्या हुआ, इंटेंसिटी का रेशियो अगर निकालना होता था मान लो, तो इंटेंसिटी अगर पूछी जाती थी या इंटेंसिटी पूछी जाए तो क्या किया जाएगा, तो आई मैक्स अपॉन आई मीन, इसका अंडर रूट I1 + √I2 √I1 - √I2, 16:1 √I1 + √I2 √I1 + √I2 √I1 - √I2, 4√I1 4√I2 √I1 + √I2। देखो ध्यान से, 4√I1 - 4√I2 √I1 + √I2। अब देखो क्या हुआ,
3√I1, ठीक है। अब इसे लिख सकते हैं आप 5√I2। अभी आ जाता है आपके पास में 9I1 25I2, I1/I2 इक्वल टू 25/9। अच्छा, इसको एक बात ऐसे भी तो समझ सकते थे, मैंने देखो पिछले टाइम जो आपको सॉल्व करके बताया था, क्या बताया था, A1/A2 की वैल्यू आपके पास में 5:3 थी। स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, मतलब क्या सर, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, तो A1/A2 आपके पास में 5/3 था। अरे भाई डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देते तो डायरेक्टली आपको I1/I2 मिल जाता। देखो कैसे, I1/I2 25:9, देखो 25:9 वही आ रहा है। तो हम क्यों जाएंगे इतना, एम्पलीट्यूड निकल गया तो इंटेंसिटी निकाल लेंगे, इंटेंसिटी पता चल गया तो एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे, दोनों से आंसर निकलेगा। अब देखो क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया भाई, शुरुआत में सेपरेशन डी था, बाद में 25% से डिक्रीज कर दिया 25% से। कितना चेंज आएगा B1 से B2 में, तो ये तो पक्की बात है कि बीटा का फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी। भाई अगर आपने D डिक्रीज किया है तो पक्की बात है B भी डिक्रीज ही होना है। D डिक्रीज किया तो B भी डिक्रीज होना है। तो मान लो ये लिख लिया हम लोगों ने, β1 इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D1 अपॉन D, β2 इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D2 अपॉन D। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया तो डिवाइड करने से B1 अपॉन B2 इक्वल टू आ गया आपके पास D1 अपॉन D2। अब इसको ऐसा समझ के चलना, मुझे निकालना है B2 अपॉन B1 से लिखा जाएगा D2 अपॉन D1, B2 अपॉन B1 -1 कर दो तो D2 अपॉन D1 -1 दोनों तरफ कर दिया तो B2 माइनस B1 अपॉन B1 और D2 माइनस D1 अपॉन D1, ठीक है। तो डेल्टा बीटा अपॉन बीटा मल्टीप्लाई बाय 100, डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय 100। तो फ्रिंज विड्थ में जो परसेंटेज चेंज आएगा वो इसमें जो परसेंटेज चेंज होगा उसके इक्वल होगा। तो 25% से अगर आपने डिक्रीज किया है तो सिंपल आंसर इसका भी 25% ही होना है। मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन हो तो जितना परसेंट बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा, जितना कम करोगे उतना कम होगा। तो आंसर होगा 25% डिक्रीज। देखिए स्टूडेंट, 2006 में आया एक क्वेश्चन, आपसे क्या पूछा गया है, आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोला है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डबल विदाउट चेंजिंग द अदर कंडीशन। कोई भी कंडीशन चेंज नहीं की जा रही है और वेवलेंथ डबल कर दी गई है, तो फ्रिंज विड्थ क्या कहलाएगा। तो भाई यहां पर हम जानते हैं बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, मतलब बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ बढ़ाओगे बीटा बढ़ेगा, वेवलेंथ कम करोगे बीटा कम होगा। एक और बात है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, इसलिए अगर आप बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, तो यहां पे भी आंसर होगा इट विल डबल। देखो आप क्वेश्चन क्या है, इन द टू सिमिलर इंटरफेरेंस पैटर्न और एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज वर इन द रेशियो 4:5, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। सोर्स टू स्क्रीन डिस्टेंस इन द रेशियो 5:6, 5:6। सोर्स टू स्क्रीन रेशियो मतलब D1 कैपिटल D बोल रखा है। सेपरेशन रेशियो दे रखा है, स्लिट सेपरेशन, सोर्स सेपरेशन मतलब D1/D2 दे रखा है। तो आपको फ्रिंज विड्थ बताना है इनकी β1 β2 कितनी होगी। तो ये बात हम बोर्ड पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इसके साथ में एक क्वेश्चन ये वाला भी डिस्कस करेंगे। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज स्मॉल d दे रखा है, स्क्रीन कैपिटल D दे रखा है, वेवलेंथ दे रखा है। तो आपको फ्रिंज विड्थ ऑफ फ्रिंज बताना है स्क्रीन पर कितना होगा। चलिए बोर्ड पर समझिए इस बात को। देखिए स्टूडेंट, 2010 में आया हुआ प्रॉब्लम, यहां पर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 4:5, D1/D2 5:6, D1/D2 आपके पास में 2:3। फ्रिंज विड्थ का रेशियो निकालना है। हम जानते हैं फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला दिया जाता है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी, B1 इक्वल टू लैम्डा 1 कैपिटल D1 अपॉन स्मॉल D2, B2 इक्वल टू लैम्डा 2 कैपिटल D2 अपॉन स्मॉल D2। B1/B2 आपके पास कितना आता है, तो लैम्डा D1 अपॉन D1, लैम्डा 2 D2 अपॉन D2, दोनों का रेशियो निकाला। B1/B2 आता है लैम्डा 1 D1 अपॉन D1, D2 अपॉन लैम्डा 2 D2। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, D1/D2, D2/D1। तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 कितना है आपके पास में 4:5, D1/D2 आपके पास कितना आया 5:6, D2/D1 आपके पास कितना आया, देखो D1/D2 2:3 था, तो D2/D1 3:2 हो जाएगा। अब सॉल्व करोगे आंसर 1:1 आंसर आता है। नाउ 2005 में आया क्वेश्चन में उसमें डायरेक्ट गिवन था D कैपिटल D लैम्डा, D कैपिटल D लैम्डा बीटा निकालना था, तो बीटा लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। यहां पर देखो बीटा मिलीमीटर में है, तो जिनको नहीं पता वो लिख लें 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर और 1 सेंटीमीटर तो 10⁻² मीटर होता है, ये जरूर लिखें। तो इस तरह से मिलीमीटर के लिए -3 मीटर और सेंटीमीटर के लिए -2 मीटर लिखा जा सकता है। सॉल्व करने पर आंसर 0.3 मिलीमीटर आता है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर
2017 में आया एक क्वेश्चन, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या बोला गया है? इंटरफेरेंस पैटर्न सेकंड मिनिमम इज ऑब्जर्व एग्जैक्टली फ्रंट ऑफ द वन स्लिट। अच्छा, सेकंड मिनिमम की बात कर रहे हैं, इज टॉकिंग अबाउट मिनिमा। मिनिमा मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो भी सेकंड वाला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो जहां पर फॉर्म हो रहा है वो दोनों में से किसी एक स्लिट पर फॉर्म हो रहा है, उसके एग्जैक्ट सामने। तो आपको रिलेशन बताना कि किस तरह से रिलेशन आएगा, ये क्वेश्चन हम बोर्ड पे चल के सीखेंगे। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। द बैंडविड्थ फॉर द रेड लाइट 6400 इज दिस वन 0.32 मिलीमीटर। अगर रेड लाइट को रिप्लेस कर दिया जाए किससे? दिस लाइट 4800 से, तो चेंज इन बैंडविड्थ निकालना है आपको। क्या निकालना है बच्चों? चेंज इन बैंडविड्थ। तो चलिए बोर्ड पर और सीखिए इस बात को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहां पर 2017 में जो आया हुआ प्रॉब्लम है, ये 2017 का प्रॉब्लम है। इसमें ऐसा कहा गया कि S1 S2 d/2 डिस्टेंस पर सेकंड मिनिमा मिला है। तो आपको सेकंड मिनिमा की पोजीशन d/2 दे रखी है। nth डार्क की पोजीशन हम जानते हैं, yn इक्वल टू 2n - 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल 2d और 2n + 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल 2d। n की वैल्यू जब 2 ले ली जाए, अभी आपके मन में आएगा सर ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया आपने? मैंने तो लिख के रखा है जान करके, आपने ये क्यों लगाया? भाई सिंपल सी बात है, चार ऑप्शन में लगा के चेक कर लेना, कहीं पे भी 2 2 जा 4 + 1 5 नहीं मिलेगा, इसलिए लगाया। वो आप सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। n की वैल्यू 2 2 2 जा 4 - 1 3 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल 2d d/2 लिखा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, लैम्डा की वैल्यू d² अपॉन 3d आती। और सोचो अगर यहां पे प्लस वाला फॉर्मूला लेते तो 5d आता, 5 आता तो चार ऑप्शन होता क्या? चार ऑप्शन में अवेलेबल नहीं होता। तो है क्या अवेलेबल? चेक कर लो, नहीं अवेलेबल। सर अवेलेबल होता तो नहीं होता था, अवेलेबल बोल रहा हूं नहीं होता था। उन्हें वो आंसर वो ऑप्शन फ्रेम करने जिससे आंसर आए। और एमसीक्यू कोई एग्जाम नहीं है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेक्ट होंगे, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होंगे। 2004 3D का प्रॉब्लम, रेड कलर का वेवलेंथ बीटा आर दे रखा है, ब्लू कर देंगे तो बीटा में वेवलेंथ में चेंज कितना आएगा? तो देखो सिंपल ध्यान रखना, यहां पे एक ट्रिक बता रहा हूं। जब भी प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्ट हो और चेंज पूछा जाए, जैसे बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो डेल्टा बी डिवाइड बाय बीटा डेल्टा डेल्टा लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा। वैसे सेम डेल्टा बीटा अपॉन बीटा डेल्टा डी अपॉन डी डायरेक्टली लिख देना, कैपिटल डी। अब ये बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है ना, तो डेल्टा बीटा अपॉन बीटा माइनस डेल्टा डी अपॉन डी ऐसा लिख देना। क्यों सर ऐसा क्यों लिखा? भाई सिंपली से ऐसा लिखा जा सकता ना, डी की पावर -1। तो चेंज बीटा में डिवाइड बाय बीटा माइनस जो भी साइन होगा डेल्टा डी अपॉन डी, ये फॉर्मूला यूज कर लेना। तो चेंज इन वेवलेंथ कितना है? तो देखो 6400 माइनस 4800 तो वो होता है 1600 डेल्टा लैम्डा। भाई 6400 माइनस 4800 आता है 1600 डिवाइड बाय 6400 मल्टीप्लाई बाय 0.32 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पे आंसर 8 × 10⁻⁵ मीटर। देखिए स्टूडेंट 2003 में आया हुआ एक क्वेश्चन, इसमें ऐसा कहा गया है द nth ब्राइट बैंड ऑफ द रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6750 is coincide with n + 1th bright band of the green wavelength. Find the value of n. ये क्वेश्चन हम बोर्ड पे चलेंगे समझेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन कहा गया है इन द इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट विद बाई प्रिज्म वाला क्वेश्चन है, बाई प्रिज्म के सेगमेंट में डिस्कस करेंगे, यहां पे डिस्कस करने वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप slits are 0.4 millimeter apart from each other and screen is placed 2 meter from the slit। मतलब कैपिटल D 2 मीटर है, स्मॉल d 0.4 मिलीमीटर है। फ्रिंज फॉर अ गिवन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज 0.8 millimeter। The whole setup is placed in a uniform is kept in the refractive medium of refractive index 1.6। तो अब नई फ्रिंज विड्थ कितनी होगी आपको ये बताना है। तो भाई ये हम इफेक्ट डिस्कस कर चुके हैं कि जब वाटर में या किसी भी मीडियम में डिप किया जाता है तो फ्रिंज विड्थ पे क्या असर पड़ता है, फिर भी हम बोर्ड पे चलेंगे और समझेंगे इस बात को। तो चलिए बोर्ड पर और देखिए कैसे हो। देखिए स्टूडेंट 2003 में आया हुआ है क्वेश्चन, nth ब्राइट ऑफ रेड इक्वल टू n + 1th ब्राइट ऑफ ग्रीन। भाई हम जानते हैं nth ब्राइट की पोजीशन का फॉर्मूला n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d होता है। लैम्डा वेवलेंथ है, कैपिटल D और स्मॉल d। भाई जब आप क्या करते हो S1 S2 में रेड कलर पास करते हो या S1 S2 में ग्रीन कलर पास करते हो, तो सेटअप का सोर्स से स्क्रीन का डिस्टेंस चेंज नहीं होता, वो डिस्टेंस तो वही रहेगा। स्लिट के बीच का डिस्टेंस भी चेंज नहीं होता, डिस्टेंस तो वही रहने वाला है। चेंज क्या होता है?
एन लैम्डा आर कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, एन प्लस वन लैम्डा जी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो हमने कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कैंसिल किया, एन लैम्डा आर एन प्लस वन लैम्डा जी, लैम्डा आर अपॉन लैम्डा जी एन प्लस वन अपॉन एन, सॉल्व करके एन की वैल्यू निकाली तो एन की वैल्यू लैम्डा जी अपॉन लैम्डा आर माइनस लैम्डा जी आएगा। ग्रीन का 5400, रेड का 6750 माइनस 5400, 1350, सॉल्व करते हैं आंसर 4 आता है। आइए 2006 में आया महाराष्ट्र सीटी का क्वेश्चन जो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले पे बेस्ड है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को अगर किसी अदर मीडियम में कैरी ऑन किया जाता है तो फ्रिंज विड्थ मीडियम में एयर से 1/μ टाइम्स डिक्रीज होती है। कैपिटल डी स्मॉल डी पता है, फ्रिंज विड्थ इन एयर गिवन है, वाटर नहीं है, कोई अदर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है आपको, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में एम गिवन है, ठीक है ना। तो आप देखिए बी एम, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एनी पर्टिकुलर मीडियम 0.8 डिवाइड बाय 1.6 1/2, 1/2 0.5 मिलीमीटर, तो आंसर 0.5 मिलीमीटर। देखिए स्टूडेंट 2001 में आया एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक वेवलेंथ यूज की आपने 5600 एंगस्ट्रॉम, जिसने 60 फ्रिंजेस प्रोड्यूस की है किसी पॉइंट पर। जब आप नंबर ऑफ फ्रिंजेस प्रोड्यूस जहां जिस पॉइंट पर हुई अगर उसके डिस्टेंस को वहीं रहने दें, मतलब उसके डिस्टेंस को वहीं लोकेट करें, उसे चेंज ना करें, तो अगर वेवलेंथ 4800 कर दी जाए तो फ्रिंजेस कितनी फॉर्म होगी। अब ये बात आपको बोर्ड के डायग्राम से क्लियर होगी। आइए बोर्ड पर और चलिए समझिए कैसे होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर पहले ऐसा है कि मान लो S1 S2 है, सोर्स और इसके स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस मान लो कैपिटल डी है, यहां से यहां इसके बीच का डिस्टेंस डी है। भाई S1 से कुछ वेव ट्रेवल की होगी, यहां पर पॉइंट पे पहुंची, S2 से कुछ ट्रेवल की होगी, पॉइंट P पर पहुंची। अब हमें ये तो बोला नहीं गया कि पॉइंट P पर कंस्ट्रक्टिव हुआ या डिस्ट्रक्टिव हुआ, तो दो पॉसिबिलिटी है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और दूसरा कौन सा पॉसिबिलिटी है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ये दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। कंस्ट्रक्टिव होगा तो पाथ डिफरेंस n लैम्डा और डिस्ट्रक्टिव होगा तो पाथ 2n-1 λ/2, ऐसा हम जानते हैं। अब देखो क्या हुआ, 60 फ्रिंजेस फॉर्म हुई तो सेंटर तो ब्राइट होता है हमेशा, सेंटर इज ऑलवेज ब्राइट। तो अगर 60 फ्रिंज फॉर्म हुई मतलब अल्टरनेट डार्क ब्राइट करके फ्रिंज फॉर्म हुई होगी। तो भाई ये आ गई पोजीशन कुछ ना कुछ ब्राइट और डार्क मिलाकर। तो देखो ब्राइट और डार्क मिलाकर कोई पोजीशन मिली, और वो पोजीशन मिली जो पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस है, वो पोजीशन मिली जो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको वेवलेंथ तो चेंज करना है लेकिन पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस चेंज नहीं करना है, मतलब उसी पॉइंट पर फिक्स रहने दीजिए उसे, मतलब ये डिस्टेंस फिक्स रहने दीजिए। अब ये डिस्टेंस फिक्स रहने दिया तो क्या फर्क पड़ेगा कि भाई अगर ये पॉइंट फिक्स कर दिया तो ये पाथ और ये पाथ फिक्स कर दिया, भाई ये पाथ फिक्स कर दिया, मतलब दोनों का डिफरेंस फिक्स कर दिया। तो पहले वाले का फर्स्ट वेवलेंथ के कारण या फर्स्ट वेवलेंथ के लिए जो पाथ डिफरेंस है वही सेकंड वेवलेंथ के लिए पाथ डिफरेंस होगा, और पाथ डिफरेंस सेम होगा तो दो तरह का इंटरफेरेंस पॉसिबल है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। चलो मैं पहले कंस्ट्रक्टिव लेके सॉल्व करता हूं। डेल्टा एक्स विल बी सेम n1 λ1 n2 λ2, डायरेक्ट सॉल्व करते 70 आंसर आता है। अब आप मान लो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लेते तो यहां पर λ/2 होता था, ठीक है, अगर λ/2 होता था तो पहले स्टेप में उड़ जाता था, कोई समस्या ही नहीं। वो तो नाउ 2n1 - 1 मल्टीप्लाई बाय λ1, 2n2 - 1 मल्टीप्लाई बाय λ2। जब आपने ऐसा किया और पूरा सॉल्व किया तो आंसर 69.91 आता है, जो कि नियरली इक्वल टू 70 आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर इसलिए आंसर 69.91 नियरली इक्वल टू 70 आता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर हम कौन सा यूज करें और हमें कैसे पता चलेगा, तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा सेफर साइड रहिए, पहले इजियर सॉल्व करके देख लीजिए, चांसेस यही होते हैं कि इधर से आंसर आपका बन जाता है। देखिए स्टूडेंट 2012 में आया हुआ एक क्वेश्चन, अभी जो मैंने आपसे कंसेप्ट डिस्कस किया ना उसी पे बेस्ड कंसेप्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ द इंटरफेरेंस P इज द नंबर ऑफ ब्राइट बैंड्स फॉर द लाइट वेव ऑफ द वेवलेंथ λ1। If the source of light is replaced by 2, then the number of bright bands λ2 से रिप्लेस किया गया है, तो नंबर ऑफ ब्राइट बैंड कितने फॉर्म होंगे। ब्राइट बैंड का सीधा मतलब उसने क्या बोल दिया, पोजीशन ऑफ ब्राइट, पोजीशन ऑफ ब्राइट। और देखो पोजीशन ऑफ ब्राइट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब y चेंज नहीं हो रहा है, y चेंज नहीं हो रहा है मतलब पाथ डिफरेंस कांस्टेंट है, और पाथ डिफरेंस कांस्टेंट है और ब्राइट है तो n1 λ1 इक्वल टू n2 λ2। भाई n1 λ1 इक्वल टू n2 λ2 अगर अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, n1 के प्लेस पे p है, n1 के प्लेस पे क्या है, p है, λ1 के प्लेस पे λ1 है, n2 निकालना है, λ2 है,
तो P λ1 अपॉन λ2 ये आंसर होगा। फिर भी मैं बोर्ड पे एक बार चर्चा कर लूंगा आप लोगों से, है ना। आगे देखो बच्चों, इन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट ब्लू लाइट ऑफ वेवलेंथ इज यूज्ड टू गेट द फ्रिंज पैटर्न। पहले ब्लू लाइट यूज की गई, अब इस एक्सपेरिमेंट को क्या किया, रिपीट किया और रेड लाइट को यूज किया गया। अब फोर्थ ब्राइट बैंड ऑफ ब्लू लाइट का फोर्थ ब्राइट बैंड है ना, कोइंसाइड विद द थर्ड ब्राइट बैंड ऑफ द रेड लाइट, थर्ड ब्राइट बैंड ऑफ द रेड लाइट, देन द नंबर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज गिवन बाय। तो भाई पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड हम जानते हैं, उन्हें कोइंसाइड कैसे करना है, चलिए देखते हैं बोर्ड पर। देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्वेश्चन 2012 का क्वेश्चन था। S1 S2 यहां से वेव ट्रेवल की पॉइंट P पे पहुंची, पहले वेवलेंथ λ1 था, तब आपने कुछ फ्रिंजेस निकाली, बाद में वेवलेंथ λ2 किया, तो पाथ डिफरेंस ऑफ फर्स्ट वेवलेंथ एंड पाथ डिफरेंस ऑफ सेकंड वेवलेंथ, n1 λ1 n2 λ2 सेम, n1 की वैल्यू P, n2 की वैल्यू निकालना है, तो P λ1 इक्वल टू n2 λ2, तो n2 की वैल्यू आ जाएगी P λ1 अपॉन λ2। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम का था, तो एक बार मैं आपसे बता देता हूं कि कौन सी एग्जाम का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था आप लोगों को महाराष्ट्र सीईटी, जो हमने अभी बोर्ड पे डिस्कस भी किया था, दिस वाज फ्रॉम 2004, है ना, 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि भाई स्लिट S1 S2 से पहले आपने ब्लू कलर पास किया, क्या पास किया, ब्लू कलर पास किया। अब ब्लू कलर पास करने के बाद क्या हुआ, तो भाई ब्लू कलर का पास जब हुआ तो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हुआ, तो फोर्थ ब्राइट ब्लू का जो फोर्थ ब्राइट बना है ना, फिर आपने हटा दिया, तो मान लो B पॉइंट या P पॉइंट पर फोर्थ ब्राइट बना, किसका बना, ब्लू का बना। अब आपने क्या कर दिया, ब्लू कलर हटा दिया, रेड कलर ले लिया, तो रेड कलर लेने पर उसी पॉइंट पर थर्ड ब्राइट बना, थर्ड ब्राइट जो पहले फोर्थ का ब्लू था ना, उसी पोजीशन पे थर्ड ब्राइट बना। तो भाई पोजीशन ऑफ ब्राइट के लिए हम जानते हैं yn इक्वल टू कितना आता है, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये पोजीशन ऑफ nth ब्राइट होती है। अब जैसे पोजीशन ऑफ nth ब्राइट लिखा, n मतलब कितना है आपके पास में, तो 4 है, लैम्डा ब्लू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, 3 लैम्डा r अपॉन कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, कैपिटल D स्मॉल d कैंसिल, 4 टाइम्स लैम्डा ब्लू, 3 टाइम्स लैम्डा r, तो लैम्डा r आपके पास निकल कर आता है 6400। देखिए स्टूडेंट, एक बार समराइज करते हैं, अभी तक जितना टॉपिक पढ़ा उतना। मैंने शुरुआत में जो कंसेप्ट पढ़ाए थे, उस कंसेप्ट पे बेस्ड इतने प्रॉब्लम आपसे भी सॉल्व हो चुके हैं। अब एक दो कंसेप्ट और नए इंट्रोड्यूस करने, जो कंसेप्ट में आपसे चर्चा करूंगा, और वो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होने के बाद में लेटर ऑन हम और बात करेंगे किसके बारे में, क्वेश्चंस के बारे में। तो देखो हमने क्या सीखा था, मैंने कहा था शुरुआत में कि जो y पोजीशन होती है वो xd अपॉन कैपिटल D होती है, जिसे मैंने yd अपॉन कैपिटल D बताया था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए n लैम्डा की मदद से आपने पोजीशन ऑफ nth ब्राइट निकाली, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। डार्क की पोजीशन भी निकाली, डार्क पोजीशन के लिए पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल होना चाहिए लैम्डा बाई 2 का, इसकी मदद से आपने जो निकाला 2n-1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अगर हम कंसेक्यूटिव ब्राइट और कंसेक्यूटिव डार्क के बीच में जो डिस्टेंस निकालते हैं उसे फ्रिंज बिट कहते हैं। फ्रिंज बिट की वैल्यू कैपिटल लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये इनकी विड्थ इक्वल होती है, जितना ब्राइट होता है उतना ही डार्क होता है। उसके बाद में हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि यहां पर जब पानी के अंदर या किसी मीडियम के अंदर डिप किया जाता है, इस पे बेस भी एक प्रॉब्लम हम देख चुके हैं, तो फ्रिंज विड्थ म्यू टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। अब ये एक क्वेश्चन का कंसेप्ट है और इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम है। इफ द इंटरफेरेंस पैटर्न इज कैरिड आउट विद द बाइक्रोमेटिक लाइट, बाइक्रोमेटिक लाइट का मतलब पहले एक वेवलेंथ, बाइक्रोमेटिक मतलब एक साथ आप दो लाइट क्या करिए, सेंड कर दीजिए, या ऐसा कलर भेजिए जिसमें दो वेवलेंथ हो। तो भाई पहला वेवलेंथ मान लो λ1 है, दूसरा वेवलेंथ मान लो λ2 है। तो किसी पॉइंट पर जब दोनों वेवलेंथ पहुंचेगी तो पहला सिचुएशन ऐसा कौन सा होगा जहां पर ब्राइट फॉर्म हो रहा है, या पहली बार जब वो कॉन्साइड करेगी वो सिचुएशन आपको बतानी है। फर्स्ट टाइम जब कॉन्साइड करेगी, तो भाई फर्स्ट टाइम जब कॉन्साइड करेगी तो आपको वो सिचुएशन बतानी है। तो ये आप यहां पर फिलहाल इसे लर्न कीजिएगा, इतना याद रखना आपके लिए सफिशिएंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि फर्स्ट टाइम जब वो कॉन्साइड करती है तो उसकी पोजीशन n1 बीटा, n बीटा 1 और n+1 बीटा 2 इसकी मदद से बताई जा सकती है। तो देखो n बीटा 1 मतलब λ1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, n+1 λ2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो हम यहां लिख सकते हैं n λ1 n+1 λ2, यहां जबकि λ1 और λ2 क्या है, λ1 और λ2 आपके पास में दो वेवलेंथ दे रखी है, जिसमें से λ1 जो बताई गई है
वो वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ होगी और लैम्डा 2 कौन सी होगी, लॉन्गर वेवलेंथ होगी। मतलब आपको दो वेवलेंथ गिवन होगी, एक होगी शॉर्ट दूसरी होगी लॉन्ग। तो भाई शॉर्ट लॉन्ग पॉलीक्रोमेटिक मतलब बाइक्रोमेटिक वेवलेंथ, तो पहली बार कहां पर कोइंसाइड करेगा मैक्सिमम, उनका पोजीशन कहां पर कोइंसाइड करेगा। तो आइए चलिए बोर्ड पे देखते हैं इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये एक क्वेश्चन आपके सामने जो मौजूद है, इसमें महाराष्ट्र सीटी 2013 का क्वेश्चन है। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट आर 2 मिलीमीटर अपार्ट, मतलब आपको डी गिवन है और इल्यूमिनेटेड बाय द फोटॉन्स ऑफ 2 वेवलेंथ। देखो पहला वेवलेंथ कितना है 12000 और दूसरा है 10000, बराबर है। तो देखो इसमें शॉर्टर कौन सा है, तो लैम्डा 2, और लॉन्गर कौन सा है 12000। एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन 2 मीटर फ्रॉम द स्लिट। अच्छा सोर्स और स्लिट के बीच का डिस्टेंस देखो, सोर्स ये रहा स्लिट ये रहा, पापा चेक करना, सोर्स ये रहा स्लिट ये रहा, डिस्टेंस कितना है 2 मीटर आपके पास में। तो ब्राइट इज स्टिल विल अ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द इंटरफेरेंस पैटर्न कोइंसाइड विद द ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द अदर फ्रिंज। तो वापस से वही कंसेप्ट है आपके सामने जो अभी हमने चर्चा की। चलिए बोर्ड पर और सीखिए इस बात को। देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या बात की गई है, यहां पर क्या कहा गया है कि भाई S1 S2 लैम्डा 1 दे रखा है 12000, लैम्डा 2 10000, स्मॉल डी कैपिटल डी गिवन है। अभी मैंने डिस्कस किया कंसेप्ट ऑफ कोइंसाइडिंग। फर्स्ट टाइम जब कोइंसाइड करेंगे तो n लैम्डा 1 n + 1 लैम्डा 2, लैम्डा 1 लैम्डा 2 n + 1 डिवाइड बाय n, n से n डिवाइड किया 1 आता है, 1 डिवाइड बाय n आता है, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, 1 अपॉन n आता है, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 -1, तो n की वैल्यू आ गई लैम्डा 2 डिवाइड बाय n1 - n2। 10000 1200 माइनस ये सॉल्व करने पर फिफ्थ पोजीशन आती है, वो फिफ्थ n की वैल्यू 5 आती है। तो भाई यहां पर yn का फॉर्मूला हम जानते हैं n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। लैम्डा 1 लैम्डा 2 के लिए दो अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि उसने मिनिमम वैल्यू पूछी है। क्या पूछी है, मिनिमम। लैम्डा 1 की वैल्यू 12000 एमस्ट्रॉन्ग, एमस्ट्रॉन्ग को 10⁻⁻10 लिखते हैं, सॉल्व करने पर 6 मिलीमीटर आता है, यहां पर आपको सॉल्व करने पर 5 मिलीमीटर आता है, बराबर है। अब देखो दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, पर जब आप चार ऑप्शन जाके देखोगे ना तो वहां पर चार ऑप्शन में से ये ऑप्शन एग्जिस्ट करता है, ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हमें वहां पर इस ऑप्शन पे टिक करने की जरूरत है। वी आर सपोज टू टिक दिस। देखिए स्टूडेंट अब यहां पर हम एक पॉइंट कवर करने जा रहे हैं, शिफ्टिंग का कंसेप्ट। कंसेप्ट ऑफ शिफ्टिंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुए अभी तक। महाराष्ट्र सीटी के क्वेश्चन को देखे तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि कोई ऐसा क्रिटिकल और घुमावदार क्वेश्चन तो आता नहीं है। क्वेश्चन आता है सिंपल सिंपल, पूछता बेचारा सिंपल, एक्सपेक्ट करता है सिंपल। हाँ एक आधा छोटा मोटा कंसेप्ट कभी घुमा के पूछ दिया तो बात अलग है, मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता है। अब देखो क्या है, यहां पर हम एक वो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं जिसमें कि मान लो S1 सोर्स है, मान लो S2 सोर्स है, पॉइंट P पर इंटरफेरेंस हो रहा है। S1 से लाइट वेव ट्रेवल की, पॉइंट P पर पहुंची, S2 से लाइट वेव ट्रेवल की, पॉइंट P पर पहुंची। हमने इसके बीच में कोई ग्लास स्लैब रख दिया या कोई ग्लास शीट रख दी जिसकी थिकनेस T है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है। तब फ्रिंज पैटर्न पे क्या चेंज आता है, फ्रिंज पैटर्न में क्या चेंजेस आते हैं, तो पूरा के पूरा फ्रिंज पैटर्न जो होता है ना वो इंटायर शिफ्ट होता है ऊपर की तरफ। और देखो शिफ्टिंग के बाद शिफ्टिंग कितनी कैसे दी जाती है, तो ये देखो देखो शिफ्टिंग कैसे दी जाती है, ये देखो अगर हमने ऐसा शिफ्टिंग किया तो शिफ्टिंग जो आती है वो आती है डेल्टा एक्स, जिसे मैं एस से बता रहा हूं शिफ्टिंग को, डेल्टा एक्स एक्स डैश माइनस एक्स, इस पे गौर मत करो, शिफ्टिंग याद रखो सिंपल। वो निकल के आती कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, म्यू -1 मल्टीप्लाई बाय टी है यहां पर थिकनेस है बच्चों। और इसे एंगुलर विड्थ के टर्म में एक्सप्रेस किया जाए, एंगुलर विड्थ के टर्म में, तो इसे बीटा अपॉन लैम्डा म्यू -1 मल्टीप्लाई बाय टी भी लिखा जाता है। अच्छा कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई है ये निकालना हो तो फ्रिंजेस शिफ्ट का सीधा मतलब क्या है समझना, मैं समझाता हूं। मान लो आपने ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस किया और पूरा फ्रिंज पैटर्न 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ, वापस सुनना, पूरा फ्रिंज पैटर्न 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ, बराबर। अब आपसे कह दिया गया कि एक फ्रिंज की विड्थ जो है, एक फ्रिंज की विड्थ 2 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ, तो बताओ कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई। तो भाई एक टोटल हुआ 20 सेंटीमीटर, एक के कारण कितना सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो भाई 20 डिवाइड बाय 2 कर दो, 20 टोटल शिफ्टिंग डिवाइड बाय शिफ्टिंग इन वन फ्रिंज विड्थ, तो 20 डिवाइड बाय 2 आंसर 10 आ गया। तो हमने वही किया हुआ यहां पर और कुछ जादूगरी नहीं की है। एक्सप्रेशन के फॉर्म में देखो, टोटल शिफ्टिंग डिवाइड बाय फ्रिंज विड्थ, और फ्रिंज विड्थ होती है n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, उसे डिवाइड करने पर कैपिटल N की वैल्यू आपके पास निकल कर आती है।
देखो यहां पर क्या है, here the entire fringe pattern is displaced towards the side in which the plate is introduced without any change in the width. मतलब कभी कभी क्या होता है, आपसे पूछते हैं ना कि भाई फ्रिंज ऊपर आपने अगर इंट्रोड्यूस की तो पैटर्न कहां पर शिफ्ट होगा, तो पैटर्न ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। अगर आपने प्लेट नीचे इंट्रोड्यूस की होती तो पैटर्न नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। तो भाई जहां की तरफ आपने किया वहां की तरफ शिफ्ट होगा। और पाथ डिफरेंस सेंट्रल ब्राइट का कभी कभी पूछा जाता है, कितना पाथ डिफरेंस बढ़ जाएगा, तो μ-1 मल्टीप्लाई बाय टी हो जाएगा। रामबाण की तरह याद रखना, इसको रट लेना, दिमाग में बिठा लेना, डायरेक्ट पूछता है कभी कभी। फ्रिंज शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल एन, मतलब ये स्मॉल एन मतलब ऑर्डर पे डिपेंड नहीं कर रही है। और आपके पास में ये कंसेप्ट आपको क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हो जाएगा, इसको ज्यादा कुछ दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। तो चलो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या पूछा गया। देखो फ्रिंजेस, अब ये क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा है, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट से जो फ्रिंजेस प्रोड्यूस की गई है वो उसके बारे में जानकारी दे रहा है। और ग्लास प्लेट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है, नॉर्मली प्लेस्ड इन द वन ऑफ द पाथ ऑफ इंटरफेरिंग वेव्स एंड द सेंट्रल ब्राइट बैंड ऑफ द फ्रिंज सिस्टम इज फाउंड टू मूव इनटू द पोजीशन previously occupied by the third bright band from the system, then thickness of the glass plate is given by। भाई क्या कह रहा है, ये कह रहा है पहले तो दोनों S1 S2 ऐसे थे आपके सामने, शुरुआत में इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं रखा गया था, मतलब ये था ही नहीं। तो जो उस समय थर्ड ब्राइट बैंड है ना, थर्ड ब्राइट बैंड, तो यहां पर कहीं तो भी थर्ड ब्राइट बैंड बना होगा सेंटर से, मान लो ये थर्ड ब्राइट बैंड की पोजीशन है। अब हुआ क्या, आपने ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस किया, तो जो ये सेंटर वाला पोर्शन है, ये सेंटर वाला, वो थर्ड ब्राइट बैंड पे शिफ्ट हो गया। मतलब शिफ्टिंग की वैल्यू डेल्टा एक्स की वैल्यू या डेल्टा एस की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, थर्ड ब्राइट बैंड के इक्वल दे रखी है। बाकी तो वो कहानी है। चलो आ जाओ बोर्ड पर, देखो किस कहानी में क्या सार निकलता है। देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या बोला गया है कि हमारे पास में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में S1 S2 में से आपने एक टी ग्लास थिकनेस का एक स्लैब रखा, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो पहली बात तो अगर ऊपर रखा तो ऊपर शिफ्ट होगा, नीचे रखा तो नीचे शिफ्ट होगा। अब शिफ्टिंग का जो फॉर्मूला होता है वो शिफ्ट होता है कैपिटल डी स्मॉल डी μ-1 मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है। नाउ एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो होता है ना, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, उस एंगुलर फ्रिंज विड्थ को कहा जाता है थीटा इक्वल टू बीटा अपॉन कैपिटल डी, और बीटा को कहा जाता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, है ना, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो सीधा लिखा जाए तो थीटा को ऐसा भी लिखा जाता है लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, या हम ऐसा चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, बीटा अपॉन डी। सो बीटा को क्या लिख सकते हो, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी लिखा जा सकता है। तो आइए थोड़ा समझते हैं, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक, ये देखिए ध्यान से, थर्ड ब्राइट बैंड से मैच हुआ है, तो ब्राइट बैंड की पोजीशन क्या होती है, पोजीशन ऑफ ब्राइट गिवन एज एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी थर्ड। अब यहां से डी कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी, कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी कैंसिल हुआ, 3 लैम्डा μ-1 मल्टीप्लाई बाय टी। नाउ μ-1 मल्टीप्लाई बाय टी में लैम्डा की वैल्यू गिवन है, म्यू की वैल्यू 3/2 1.5, सॉल्व करने पर आंसर 3.270 माइक्रोमीटर आता है। माइक्रोमीटर को कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो ऑप्शन देखकर, तो ये आंसर 32.7 10 to the power -5 सेंटीमीटर आता है। तो चलो फाइनली कंक्लूड करते हैं, समराइज करते हैं, और आपको एक और बात कहना चाहूंगा। ये तो हम लोगों ने बात की महाराष्ट्र सीईटी ओरिएंटेड, ठीक है बच्चों, लेकिन आपको ये जानकारी दे दूं, जेडब्ल्यू मेंस और नीट के लिए ये टॉपिक अलग तरह से आपके सामने आएगा, और उस टॉपिक को करने के बाद मैं एश्योरेंस देता हूं कि आप जेडब्ल्यू मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, नीट का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लगा लो, आपसे बनना है मतलब बनना ही बनना है, आपको कोई मेजर समस्या नहीं होगी, मैक्सिमम क्वेश्चन आप खुद ही हैंडल कर पाएंगे, और इनके बेसिस पे आपके प्रोग्रेस में या आपके कह लीजिए रिजल्ट में काफी इजाफा होने की संभावना है। बस ऑनेस्टली वर्कआउट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, 2009 का ये क्वेश्चन हमने समराइज किया, इसका आंसर 32.7 इंटू 10 to the power -5 सेंटीमीटर निकाला। अब देखो ध्यान से, ये छोटा सा समराइजेशन आपके सामने, ये तो मैं बता चुका था आपको, शिफ्टिंग, नंबर ऑफ फ्रिंजेस की काउंटिंग के बारे में बात हो गई, अभी हम लोगों ने बात की, ठीक है ना। तो ये थिकनेस के बारे में बात हो गई, एन लैम्डा अपॉन μ-1 के बारे में। अब देखो ध्यान से, इंटेंसिटी जो लाइट आ रही होती है S1 S2 से, है ना, तो उसकी इंटेंसिटी का सीधा संबंध एरिया ऑफ स्लिट से होता है। बेटा ये ध्यान रखना, इंटेंसिटी I1 अपॉन I2, ठीक है, हम ये बात अच्छे से जानते हैं। एरिया, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड, आपको पता है ना, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ये रिलेशन हम सीख चुके हैं। तो इस रिलेशन की मदद से अगर हम इफेक्टिव एम्पलीट्यूड की बात करें,
लाइट वेव का, तो स्लिट विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये देखिएगा कैसे, ये देखिए इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ। कई बार स्लिट की विड्थ दी जाती है, विड्थ, तो वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पर है। तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड W1 बाय W2 A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर भी बताया जा सकता है। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट बुक में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन थे। और ये इंटेंसिटी पैटर्न के बारे में मैं आपसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पहले इंटरफेरेंस पैटर्न में बात कर चुका हूं। आइएगा और ये बात देख लीजिएगा, ये भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं पहले भी, फिर भी मैं एक बार डिस्कस करूंगा। इंटरफेरेंस किसका फिनोमेना होता है? तो इंटरफेरेंस वेव का फिनोमेना होता है। वेव कोई भी हो सकती है, ट्रांसवर्स, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, मैटर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव्स हैं, इंटरफेरेंस शो करेगी। भाई हमने अभी देखा था कि जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, मैंने आपको जब लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ाया था तो बताया था कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, जानते ना, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, ये समझाया था। उसके बाद मैंने जब वेव्स पढ़ाया था तब आपको ये डिस्कस किया था कि एंटी नोड वो पॉइंट होते हैं जहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, और नोड वो पॉइंट होते हैं जहां पर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लाइंस को एंटी नोडल लाइन कहा जाता है, और मिनिमम इंटेंसिटी की लाइन को क्या कहा जाता है? नोडल लाइन कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। शेप ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न जो होता है वो किस तरफ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और स्लिट विड्थ कैसी है, इस पर डिपेंड कर रहा होता है। बाकी ये एक्सप्रेशन मैं पहले भी आप लोगों से चर्चा कर चुका हूं। ठीक है, ये आपको पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट लेक्चर की मुलाकात, नेक्स्ट टॉपिक की मुलाकात हम बात कर रहे होंगे पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न पर। इसका एक सेपरेट आपको डेफिनेटली लेक्चर मिलने वाला है, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन पैटर्न। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।